U74 हिंदी अध्याय 731 द्वितीय श्रेणी _3 एक बार अजनबी दो बार परिचित। यह मोह हुआ का चित्र बनाने का पहला प्रयास था और यह काफी भद्दा था और इसमें कई गलतियां थीं। क्योंकि द्वितीय श्रेणी की संरचना प्रथम श्रेणी से संरचना पैटर्न में काफी भिन्न थी, इसलिए इसमें महारत हासिल करने के लिए काफी प्रयास करना पड़ा। लेकिन पहला चित्र पूरा करने के बाद दिव्य ज्ञान में उनकी शक्ति और निर्माण विधियों के लिए योग्यता के साथ अगले प्रयासों में उनकी गति काफी बढ़ गई। इसके बाद मोह हुआ को ब्राइट फायर फॉर्मेशन के चित्र बनाना स्वाभाविक रूप से आता गया, क्योंकि उन्होंने इसे आसानी और दक्षता के साथ बनाया। द्वितीय श्रेणी निर्माण विधियों में संज्ञानात्मक बाधा है। मोह हुआ की द्वितीय श्रेणी संरचनाओं के बारे में समझ भी कम थी। अन्यथा द्वितीय श्रेणी के 10 पैटर्न उज्ज्वल अग्नि संरचना को चित्रित करना वास्तव में प्रथम श्रेणी के 10 पैटर्न उल्टी आत्मा परम संरचना को चित्रित करने से अधिक सरल होगा। मोह हुआ ने तब तक बार बार चित्र बनाना जारी रखा जब तक कि उज्ज्वल अग्नि संरचना उसके हृदय में समाहित नहीं हो गई, और उसके बाद ही वह चेतना के सागर से बाहर आया। इस समय तक भोर हो चुकी थी और आकाश सूर्योदय की चमक से भर गया था, जिससे मोह हुआ के गाल गुलाबी रंग में रंग गए थे। मोह हुआ बहुत खुश था, उसका चेहरा मुस्कुराहट से चमक रहा था। द्वितीय क्रम ब्राइट फायर फॉर्मेशन को सफलतापूर्वक तैयार करने के बाद उन्होंने एक छोटी सी सीमा पार कर ली। इसके बाद उन्हें वास्तव में ब्राइट फायर फॉर्मेशन को अस्तित्व में लाना था। ताओवादी स्तंभ पर इसे बनाना, हाथों को कलम की तरह, दिव्य संवेदना को स्याही की तरह तथा स्तंभ को माध्यम की तरह उपयोग करना, वास्तव में इसे चित्रित करना नहीं माना गया। न ही इसे वास्तव में महारत हासिल करना माना जा सकता है। मोह हुआ बिस्तर से उठी, मेज पर कागज बिछाया, कलम उठाए, उसे स्याही में डुबोया और द्वितीय श्रेणी की उज्ज्वल अग्नि संरचना बनाने की कोशिश करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जैसे ही उसने कलम हिलाई, मोह हुआ हक्का बक्का रह गया। अचानक उन्हें एक गंभीर समस्या का एहसास हुआ। ब्राइट फायर फॉर्मेशन एक द्वितीय श्रेणी का फॉर्मेशन था, लेकिन उसके पास द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक स्याही नहीं थी। ये केवल आध्यात्मिक स्याही ही नहीं थी, उसके पास द्वितीय श्रेणी की प्रशिक्षण कलम, प्रशिक्षण कागज या अन्य प्रशिक्षण माध्यम का भी अभाव था। आवश्यक सामग्री के बिना कोई भोजन कैसे पका सकता है? न कलम, न स्याही, न कागज, वो फॉर्मेशन मेथड कैसे बना सकता था? मोह हुआ ने आह भरी। उसने गलत अनुमान लगाया था। उन्होंने लंबे समय से स्याही, कागज और अन्य ऐसे मामलों की चिंता नहीं की थी, इसलिए अब तक ये बात उनके दिमाग में नहीं आई थी। लेकिन द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक स्याही कहाँ मिलेगी? मोह हुआ ने विशेष रूप से तोंगशियान शहर के विभिन्न दुकानों का दौरा किया और बाजार कस्बे में घूमे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तोंगशियान शहर में कोई द्वितीय श्रेणी संरचना मास्टर नहीं थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई भी द्वितीय श्रेणी संरचना नहीं बना सकता था, इसलिए कोई द्वितीय श्रेणी आध्यात्मिक स्याही नहीं थी। यहाँ तक कि अगर कुछ कुलों या दुकानों में कुछ स्टॉक था, तो इसे बहुत लंबे समय तक संग्रहित किया गया था और आध्यात्मिक स्याही ने अपनी प्रभावशीलता खो दी थी, जिससे ये संरचनाओं को खींचने के लिए बेकार हो गया। असहाय मोह हुआ ने एक पल के लिए सोचा और फिर मास्टर लुओ की तलाश करने का फैसला किया। मास्टर लुओ लंबे समय से प्रथम श्रेणी के निर्माण गुरु रहे हैं, जिनके पास काफी अनुभव और अनगिनत संपर्क हैं। कई वर्षों तक निर्माण विधियों का अध्ययन करने और द्वितीय श्रेणी के निर्माण गुरु बनने की आकांक्षा रखने के कारण उन्होंने निश्चित रूप से द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक स्याही तैयार कर ली होगी। जब मोह हुआ लुओ हवेली में पहुंचा तो उसे पता चला कि मास्टर लुओ वहां नहीं थे। वह मास्टर कियान के साथ चाय पीने गया था। मोह हुआ के पास कियान हवेली की ओर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कभी महान रहा कियान परिवार बहुत पहले ही पतन की ओर अग्रसर हो चुका था तथा परिवार के सदस्य अलग अलग रास्ते पर चले गए थे। विशाल कियान हवेली को कई स्वतंत्र प्रांगणों में विभाजित किया गया था। वह प्रांगण जहां मास्टर कियान अब रहते थे, कियान हवेली के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित था, जो सबसे बड़े क्षेत्र को कवर करता था और सबसे विशाल परिवेश प्रदान करता था। हालांकि दरवाजे पर लगे साइनबोर्ड को बदलकर कियान परिवार का स्कूल कर दिया गया था। यह न केवल मास्टर कियान का निवास स्थान था, बल्कि एक अकादमी भी थी जिसे उन्होंने निर्माण विधियां सिखाने के लिए स्थापित किया था। मास्टर कियान को अभी भी मोह हुआ के साथ अपना समझौता याद था। उन्होंने गठन विधियों का गहराई से अध्ययन करने के लिए प्रतिबद्धता जताई और टोंगक्सियन शहर के ढीले साधक बच्चों को गठन पैटर्न सिखाना शुरू कर दिया। जब भी मास्टर लुओ के पास खाली समय होता, वे यहाँ घूमने आते। मास्टर कियान के साथ चाय साझा करना और गठन विधियों पर चर्चा करना
वह कभी कभी अन्य शिष्यों को भी मार्गदर्शन प्रदान करते थे। जब मो हुआ अंदर आया तो मास्टर लुओ और मास्टर कियान दोनों शांत और सुहावने आंगन में चाय का आनंद ले रहे थे। उसे देखकर आश्चर्यचकित और प्रसन्न होकर वे दोनों गर्मजोशी से उसका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। जेंटलमैन मो, क्या दुर्लभ अतिथि हैं। हालांकि मो हुआ की निर्माण विधियों में महारत पहले ही उनसे आगे निकल चुकी थी, और अब जब उसने नींव स्थापना प्राप्त कर ली थी तो उसका दर्जा और भी ऊंचा हो गया था। फिर भी वे उसकी उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं कर पाए। मो हुआ ने भी मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया। मास्टर लुओ, मास्टर कियान, बहुत समय हो गया। मास्टर लुओ ने मो हुआ को देखा और पाया कि फाउंडेशन स्थापना प्राप्त करने के बावजूद अपनी गहन दृष्टि और मजबूत दिव्य भावना और गठन विधियों की गहरी समझ के साथ वह अभी भी दयालु और वास्तविक था, पहले जैसा प्रतीत नहीं हुआ जिसने प्रशंसा को प्रेरित किया। मास्टर लुओ ने शर्मिंदगी के साथ कहा, सज्जन, मैं आपकी उपस्थिति में मास्टर की उपाधि स्वीकार करने का साहस नहीं कर सकता। मो हुआ को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उनके बैठने के बाद मास्टर कियान ने मो हुआ के लिए चाय डाली और पूछा, युवा सज्जन, क्या आपके यहाँ आने के लिए कोई महत्वपूर्ण काम है। मो हुआ ने सिर हिलाया और कहा, गुरुजनों, क्या आपके पास कोई द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक स्याही है। द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक स्याही। मास्टर लुओ और उनके साथी ने एक दूसरे को देखा। दोनों कुछ आश्चर्यचकित थे। युवा सज्जन, अब आप द्वितीय श्रेणी की संरचनाएं कर सकते हैं। हालांकि मो हुआ को लगा कि वह द्वितीय क्रम उज्ज्वल अग्नि संरचना से बहुत परिचित है, लेकिन उसने वास्तव में इसे कभी नहीं बनाया था, इसलिए वह शिखी नहीं बघारना चाहता था और विनम्रता से कहा, मैं थोड़ा सा चित्रकारी में अपना हाथ आजमाना चाहता हूँ। जब मो हुआ ने कहा कि वह थोड़ा जानता है तो स्वाभाविक रूप से मास्टर लुओ ने यह नहीं सोचा कि यह सिर्फ थोड़ा है। मास्टर लुओ के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई और एक पल के लिए उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहें। अब वह 100 वर्ष से अधिक का हो चुका था और अभी भी केवल प्रथम श्रेणी का प्रशिक्षण मास्टर था, लेकिन मो हुआ, जो इतना छोटा था, पहले से ही द्वितीय श्रेणी के प्रशिक्षण के तरीके सीखने जा रहा था। हालांकि मो हुआ का द्वितीय श्रेणी का फॉर्मेशन कलाकार बनना उसके लिए अच्छी खबर थी, फिर भी वह अपने दिल में खटास महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। आध्यात्मिक स्याही ए है। मास्टर लुओ ने एक पल सोचा और सिर हिलाया, मेरे पास कुछ द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक स्याही है, लेकिन ज्यादा नहीं, केवल 2 बोतलें। मास्टर कियान ने भी कहा, मेरे पास भी कियान परिवार के पुराने भंडार से कुछ हैं, लेकिन सिर्फ 5 बोतलें। अगर युवा सज्जन को कोई आपत्ति न हो तो कृपया इन्हें अपने इस्तेमाल के लिए ले जाए। मो हुआ बहुत खुश हुआ, धन्यवाद मास्टर लुओ, धन्यवाद मास्टर कियान। युवा सज्जन बहुत विनम्र हैं। मास्टर लुओ और मास्टर कियान ने आध्यात्मिक स्याही निकाली और उसे मो हुआ को सौंप दिया। यह आध्यात्मिक स्याही भी 5 तत्वों से बनी है, जो जैड की बोतलों में रखी गई थी, जिसमें एक उत्तेजक आभा थी तथा इसमें आश्चर्यजनक 5 तत्वों की आध्यात्मिक शक्ति समाहित थी। मो हुआ खुद को रोक नहीं सका और बोला, यह आध्यात्मिक स्याही, ये काफी महंगी है ना। मास्टर कियान ने सिर हिलाया, साधारण प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक स्याही प्रति बोतल लगभग 10 स्पिरिट स्टोन। इसकी गुणवत्ता या कमी के आधार पर इसमें कुछ भिन्नता हो सकती है। सस्ती वाली में प्रति बोतल लगभग 2 या 3 स्पिरिट स्टोन और अधिक महंगी वाली में प्रति बोतल दर्जनों स्पिरिट स्टोन। दूसरी श्रेणी की आध्यात्मिक स्याही, यहां तक कि सस्ती स्याही के लिए भी प्रति बोतल लगभग 100 स्पिरिट स्टोन्स की आवश्यकता होती है, और अधिक महंगे वाले के लिए कई 100 से 1000 तक। मो हुआ चौंका, इतना महंगा, प्रति बोतल 100 स्पिरिट स्टोन। उसके हाथों में ये छोटी छोटी 5 बोतलें कम से कम 500 स्पिरिट स्टोन के बराबर थीं। मास्टर कियान ने आह भरी, हाँ, इसीलिए संरचनाएं सीखना आसान नहीं है, और जितना ऊपर आप जाते हैं उतना ही। आध्यात्मिक स्याही की इस छोटी बोतल 100 स्पिरिट स्टोन्स के साथ भले ही आप पूर्ण निश्चितता और बिना किसी दुर्घटना के सफलतापूर्वक एक संरचना बना लें, आप केवल द्वितीय श्रेणी के प्रारंभिक चरण संरचनाओं के 2 सेट ही बना सकते हैं। और किसी भी संरचना में वास्तविक रूप से महारत हासिल करने के लिए कम से कम दर्जनों प्रयास करने पड़ते हैं और अधिकतम सैकड़ों प्रयास करने पड़ते हैं। एक द्वितीय श्रेणी की संरचना सीखने के लिए केवल कलम और स्याही स्पिरिट स्टोन्स की खपत कोई छोटी राशि नहीं है। महान कुलों और महान संप्रदायों के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा पत्थरों की यह मात्रा बाल्टी में एक बूंद के समान है। वे दिन में 3 बार भोजन के रूप में जो खाते हैं वह इससे कहीं अधिक है। मध्य स्तरीय पारिवारिक संप्रदायों और कुलों के लिए भी यह कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन छोटे परिवारों और छोटे संप्रदायों के लिए द्वितीय श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर का समर्थन करना बहुत कठिन होगा। जहां तक उन लापरवाह किसानों का सवाल है, मास्टर कियान ने एक कड़वी मुस्कान दी। ढीले साधक बड़ी मुश्किल से अपना भरण पोषण कर पाते थे, दूसरे दर्जे या उससे उच्च स्तर के फॉर्मेशन मास्टर की डिग्री लेना तो दूर की बात थी। मुंह हुआ का मुंह खुला का खुला रह गया और उसने अपने हाथों में आध्यात्मिक स्याही की कुछ बोतलों को फिर से देखा, भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्या यह आध्यात्मिक स्याही राक्षस के खून में नहीं मिलाई गई है? यह इतनी महंगी क्यों है? मास्टर लुओ एक पल के लिए चुप रहे और फिर धीरे से बोले, द्वितीय श्रेणी के राक्षस जानवरों का शिकार करना कठिन है और रक्त निकालना भी कठिन है। बेशक यह मुख्य कारण नहीं है। मास्टर लुओ की आवाज कुछ धीमी हो गई। हालांकि द्वितीय श्रेणी के राक्षस जानवरों को मारना कठिन है, आध्यात्मिक स्याही बनाने के लिए केवल रक्त का उपयोग किया जाता है, आंतरिक कोर, हृदय या राक्षस मज्जा जैसी दुर्लभ वस्तुओं का नहीं। सिद्धांततः यह इतना महंगा नहीं होना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक स्याही बनाने के सूत्र, तकनीकें कुछ दुर्लभ आत्मा घास के साथ सभी महान कुलों और महान संप्रदायों के हाथों में हैं। मास्टर लुओ ने ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा, चूंकि उनके पास एकाधिकार है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे शर्तें तय करते हैं। चाहे वह 10 स्पिरिट स्टोन हो, 100 हो या 1000 हो या 10,000 हो, यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम तय कर सकें। जो लोग वास्तव में राक्षसों का शिकार करते हैं, खून निकालते हैं और स्याही मिलाते हैं, वे वास्तव में आत्मा पत्थर नहीं कमाते हैं। अधिकांश लाभ कुलीन कुलों और परिवारों द्वारा छीन लिया जाता है। उनके कार्यों का एक कारण लाभ कमाना है और दूसरा। मास्टर लुओ एक क्षण के लिए रुके, लेकिन फिर उन्होंने मोहुआ की एक ढीले साधक के रूप में पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए थोड़ा और स्पष्टीकरण देने का निर्णय लिया। बहुत सारे फॉर्मेशन मास्टर्स को निचले रैंक से ऊपर उठने से रोकने के लिए, जिससे उनकी नींव हिल जाए। मास्टर लुओ ने अपनी सलाह की सीमा तक पहुंचकर और कुछ नहीं कहा। जैसा कि कहा जाता है, केवल सबसे कठिन कठिनाइयों को सहन करने के माध्यम से ही कोई व्यक्ति मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ बन सकता है। यदि मोहुआ भविष्य में पारिवारिक संप्रदायों और कुलों में शामिल हो जाए और मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ बन जाए, तो ये शब्द किसी काम के नहीं रहेंगे। यदि मोहुआ अपने ताओवादी हृदय को कायम रखता है और अपनी बुद्धि के साथ अपनी मूल आकांक्षाओं के प्रति सच्चा रहता है, तो उसे पता होना चाहिए कि क्या कहना है, और स्वाभाविक रूप से उसके दिल में एक माप होगी। मास्टर लुओ ने मोहुआ की ओर देखा और उसकी भौहें सिकुड़ी हुई देखीं, उसके चेहरे पर चिंतनशील भाव था। ये जानते हुए कि वह उसका मतलब समझ गया है, उसने थोड़ा सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। ... फिर कुछ लोगों के बीच चर्चा पुनः फॉर्मेशन मास्टरी पर आ गई। मास्टर लुओ ने कहा, द्वितीय श्रेणी की संरचनाओं को आधार स्थापना के प्रारंभिक, मध्य और बाद के चरणों के दौरान एक साधक की दिव्य भावना द्वारा प्रारंभिक, मध्यवर्ती और उच्च चरणों में वर्गीकृत किया जाता है। फाउंडेशन स्थापना में प्रवेश करने पर 10 पैटर्न प्रवेश स्तर द्वितीय ग्रेड गठन है। प्रवेश स्तर की संरचनाएं अपेक्षाकृत सरल हैं, और यद्यपि वे द्वितीय श्रेणी की हैं, उन्हें किसी चरण में नहीं माना जाता। फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण में 11 से 13 पैटर्न को द्वितीय श्रेणी के प्रारंभिक चरण निर्माण माना जाता है। फाउंडेशन स्थापना के मध्य चरण में 14 से 16 पैटर्न को इंटरमीडिएट स्तर द्वितीय ग्रेड फॉर्मेशन माना जाता है। फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण में 17 से 19 पैटर्न को उच्च श्रेणी द्वितीय श्रेणी संरचना माना जाता है। फॉर्मेशन मास्टर्स को उसी तरह वर्गीकृत किया जाता है, प्रारंभिक, मध्यवर्ती और उच्च चरणों में। प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर के लिए सीमा बहुत ऊंची है, जो केवल रैंक पर ध्यान केंद्रित करती है, चरणों पर नहीं। लेकिन सच तो यह है कि सभी प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर्स को उच्च स्तर के प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर्स माना जाना चाहिए। बस यह है कि इन विस्तृत विभाजनों को ताओवादी न्यायालय द्वारा समाप्त कर दिया गया है। द्वितीय श्रेणी निर्माण स्तर पर वर्गीकरण अधिक विस्तृत और कठोर हो जाता है। द्वितीय श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर बनना आसान नहीं है, और वहां से आगे बढ़ना और भी कठिन है, जिसमें प्रत्येक प्रगति के साथ मूल्यांकन शामिल है। मास्टर लुओ ने गहरी सांस लेते हुए भौहें चढ़ाईं। मास्टर कियान भी उतना ही असहाय महसूस कर रहे थे। यदि प्रथम श्रेणी मूल्यांकन उत्तीर्ण करना पहले से ही कठिन है, तो द्वितीय श्रेणी के लिए और क्या करना होगा? मोहुआ ने एक क्षण विचार किया और फिर पूछा, तो द्वितीय श्रेणी के जूनियर फॉर्मेशन मास्टर बनने के लिए क्या केवल ये जानना पर्याप्त है कि द्वितीय श्रेणी के प्रारंभिक चरण के फॉर्मेशन की व्यवस्था कैसे की जाए? मास्टर लुओ ने अपना सिर हिलाया और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, यह इतना आसान नहीं है।
द्वितीय श्रेणी के प्रारंभिक चरण के गठन में 11 से 13 धारियों वाले शामिल होते हैं और उनमें कठिनाई काफी भिन्न होती है। प्रत्येक अतिरिक्त पैटर्न के साथ संरचना की कठिनाई काफी बढ़ जाती है। प्रारंभिक चरण में सबसे कठिन 13 पैटर्न निर्माण में महारत हासिल करनी चाहिए, न कि केवल एक या दो सेट में। ताओवादी न्यायालय के नियमों के अनुसार किसी को मूल्यांकन के लिए आवेदन करने और द्वितीय श्रेणी के प्रारंभिक चरण के फॉर्मेशन मास्टर के रूप में पदोन्नत होने से पहले 13 पैटर्न संरचनाओं के कम से कम 4 या 5 सेट सीखने होंगे। यही बात अगले चरणों पर भी लागू होती है। 16 पैटर्न संरचना में निपुणता प्राप्त करने से व्यक्ति मध्य स्तर की द्वितीय श्रेणी में पहुंच जाता है। 19 पैटर्न संरचना में निपुणता प्राप्त करने से व्यक्ति उच्च स्तर की द्वितीय श्रेणी में पहुंच जाता है। इसलिए कोई भी फॉर्मेशन मास्टर जो वास्तव में चरण दर चरण मूल्यांकन पास करता है और उच्च स्तरीय द्वितीय ग्रेड मास्टर के रूप में आगे बढ़ता है, वह अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है और द्वितीय ग्रेड फॉर्मेशन में असाधारण रूप से कुशल है। मो हुआ ने सिर हिलाया, फिर कहा, तो मूल रूप से फाउंडेशन स्थापना प्रारंभिक चरण में कोई द्वितीय श्रेणी प्रारंभिक चरण गठन मास्टर बन सकता है। उनका बयान कुछ हद तक रूढ़िवादी था, क्योंकि उनकी दिव्य भावना पहले से ही 13 पैटर्न तक पहुंच चुकी थी। अगर फॉर्मेशन मानकों के आधार पर आंका जाए तो 14 पैटर्न वाले द्वितीय श्रेणी के फॉर्मेशन को सीखने से उन्हें मध्य स्तर के द्वितीय श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर की दहलीज पर लाया जा सकेगा। हालांकि मास्टर लुओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसा नहीं है। सामान्यतः कहा जाए तो फाउंडेशन स्थापना के मध्य चरण के दौरान द्वितीय श्रेणी के प्रारंभिक चरण निर्माण मास्टर बनना ही संभव है। फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण में मध्य चरण का द्वितीय श्रेणी तथा उच्च चरण के द्वितीय श्रेणी निर्माण मास्टर बनना ही संभव है। मास्टर लुओ रुके और आह भरी। या तो व्यक्ति पहले ही स्वर्णिम कोर चरण तक पहुंच चुका होता है या उसकी साधना बहुत लंबे समय से आधारशिला स्थापना के अंतिम चरण में रुकी रहती है, जिससे वह आगे प्रगति नहीं कर पाता, और इस प्रकार उच्च स्तरीय द्वितीय श्रेणी के निर्माण गुरु के रूप में पदोन्नत होने के लिए उसे 100 या 200 वर्ष तक श्रमपूर्वक निर्माण सीखने पड़ते हैं। मो हुआ ने आश्चर्य से अपना मुंह खोला, क्या यह इतना मुश्किल है? वास्तव में कठिन। मास्टर लुओ की भौहें एक साथ चुआ आकार में गुंथी हुई थीं। यद्यपि वह मो हुआ को असाधारण मानते थे, सामान्य परंपरा से बंधे नहीं, फिर भी ताओ साधना के कुछ मौलिक सामान्य ज्ञान को अभी भी उनके द्वारा समझने की आवश्यकता थी। वह वही है जो वह है और अन्य लोग वही हैं जो वे हैं। हर कोई उसके जैसा छोटा राक्षस नहीं है। भले ही किसी का गठन कौशल उसके साधना स्तर से थोड़ा ही पीछे हो, फिर भी ऐसे साधक को एक अत्यंत प्रतिभाशाली गठन गुरु माना जा सकता है। सामान्य साधक आधार स्थापना से ही प्रथम श्रेणी के गठन सीखना शुरू करते हैं और आधार स्थापना के अंतिम चरण या स्वर्णिम मूल चरण तक ही द्वितीय श्रेणी के गठन तक पहुंच पाते हैं। ये भी सामान्य है। मो हुआ ने पूछा, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी दिव्य भावना पर्याप्त मजबूत नहीं है? मास्टर लुओ ने सिर हिलाया और कमजोरी से कहा, हाँ, दिव्य भावना पर्याप्त नहीं है। रक्त क्यूई और आध्यात्मिक शक्ति को साधना तकनीकों के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है, लेकिन दिव्य भावना को नहीं। अधिकांश साधक दिव्य इंद्रिय का अभ्यास नहीं कर सकते। असाधारण दिव्य इंद्रिय के साथ जन्मे साधकों को छोड़कर सामान्यतः उनके पास उनकी साधना के स्तर के अनुरूप दिव्य इंद्रिय होती है, और कभी कभार ही उससे अधिक। आधारशिला स्थापना के प्रारंभिक चरण में व्यक्ति को अधिकतम 13 पैटर्नों का दिव्य बोध हो सकता है। प्रारंभिक चरण के निर्माण गुरु बनने के लिए व्यक्ति को 13 पैटर्नों का निर्माण सीखना होगा। इस तरह से सीखना बहुत कठिन हो सकता है। दिव्य इंद्रिय का अत्यधिक उपभोग होता है और पुनर्प्राप्ति अत्यंत धीमी होती है। इसके अलावा इस तरह से संरचनाओं को सीखना पत्थरों को टटोलकर नदी पार करने जैसा है, सावधानीपूर्वक और सावधानी से, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। एक गलत कदम दिव्य इंद्रिय के क्षीण होने का खतरा भी पैदा कर सकता है। फिर भी पूरे दिन दिव्य ज्ञान का अभ्यास पूरी तरह से करने के बाद कोई व्यक्ति केवल 2 या 3 बार ही इसका अभ्यास कर पाएगा। दूसरी कक्षा के 13 पैटर्न निर्माण जटिल और गहन है। दिन में केवल 2 या 3 बार अभ्यास करना क्या पर्याप्त होगा? जब तक कोई इसे सही मायने में समझ पाएगा तब तक कितना समय लगेगा? मास्टर लुओ ने कड़वाहट से कहा। मो हुआ ने सहमति में सिर हिलाया। उनके पास ताओवादी स्तंभ था जिससे उन्हें अधिक बार, कभी कभी तो एक ही रात में 20 या 30 बार भी संरचनाओं का अभ्यास करने की सुविधा मिलती थी। दिन में 2 या 3 बार वास्तव में बहुत कम था, यहाँ तक कि उसके दांतों के बीच के अंतराल को भरने के लिए भी यह काफी नहीं था। अभ्यास की इतनी कम आवृत्ति के साथ संरचनाओं के सार को समझना वास्तव में कठिन होगा।
इसके अलावा साधकों को आत्मा पत्थरों की खेती और कमाई करने की आवश्यकता थी। यहाँ तक कि कुलीन कुलों और संप्रदायों के साधकों के लिए भी यह असंभव है कि उनके पास प्रतिदिन केवल संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित करने का अवकाश होगा, क्योंकि वे अपने कुल या संप्रदाय के भीतर विभिन्न कार्यों में व्यस्त रहेंगे। इसलिए मास्टर लुओ ने आगे कहा, चाकू की धार तेज करने से लकड़ी काटने में देरी नहीं होती। पहले अपने क्षेत्र को ऊंचा उठाएं और अपनी दिव्य भावना को मजबूत करें, फिर निर्माण विधियां सीखना शुरू करें। पूर्ण दिव्य भावना के साथ सीखना आसान हो जाएगा। अच्छा ऐसा है। मोहुआ ने अपना छोटा सा सिर हिलाया और फिर उसकी आंखें चमक उठी। इसका मतलब है, अगर मैं फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गया और द्वितीय श्रेणी जूनियर फॉर्मेशन मास्टर बन गया, तो यह बहुत प्रभावशाली होगा, है ना? फाउंडेशन स्थापना प्रारंभिक चरण, द्वितीय श्रेणी प्रारंभिक चरण। ... मास्टर लुओ आश्चर्यचकित थे। वे मोहुआ से बातचीत नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर उसने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि मोहुआ के लिए ऐसी संभावना पूरी तरह से असंभव नहीं थी। मास्टर लुओ में प्रत्याशा की भावना बढ़ गई। यदि मोहुआ इतनी कम उम्र में फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गया और द्वितीय श्रेणी जूनियर फॉर्मेशन मास्टर बन गया, तो शायद वह भविष्य में और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकता है। मास्टर कियान ने भी प्रशंसा की। यदि यह छोटा सज्जन फाउंडेशन स्थापना प्रारंभिक चरण में द्वितीय श्रेणी का जूनियर फॉर्मेशन मास्टर बन जाता है, तो कुलीन कुलों के बीच भी उसे एक दुर्लभ फॉर्मेशन जीनियस माना जाएगा। केवल मास्टर कियान ने आह भरी। उनकी आवाज में थोड़ा अफसोस था। टोंगशियान शहर में द्वितीय श्रेणी संरचनाओं के लिए विरासत और संसाधन बहुत दुर्लभ हैं। संरचनाएं दुर्लभ थीं और ब्रश, स्याही और कागज की लागत बहुत अधिक थी। मोहुआ की पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए, यदि वह वास्तव में सीखना जारी रखना चाहता है, तो कठिनाइयां बहुत अधिक होंगी। मास्टर लुओ को भी मोहुआ के लिए खेद की भावना महसूस हुई। संरचनाओं पर चर्चा करने के बाद सभी ने चाय पी। जैसे जैसे दोपहर करीब आती गई, स्कूल के शिष्य कक्षा से बाहर जाने लगे और भोजन के लिए घर जाने से पहले उन्होंने मास्टर कियान से आदरपूर्वक विदाई ली। अचानक भीड़ में एक 5-6 साल के बच्चे की नज़र मोहुआ पर पड़ी और वह खुश हो गया। मोहुआ की बाहों में कूद गया और बच्चों जैसी आवाज में पुकारा, भाई मो। मोहुआ चौंक गया और फिर उसे एहसास हुआ कि बच्चा वास्तव में झोहुआ था। झोहुआ, जिसका उपनाम चू था, अंकल चू का पुत्र था, जो एक राक्षस शिकारी था और जाल का उपयोग करने में कुशल था, जिसने मोहुआ को जाल लगाने की तकनीक सिखाई थी। झोहुआ की माँ आंटी जियांग मोहुआ के पारिवारिक रेस्तरां में मदद करती थीं। कई साल पहले अंकल चू को गंभीर चोटें आईं और वे मॉन्स्टर हंटिंग जारी नहीं रख पाए। उन्होंने मोहुआ से अपने बेटे को कुछ फॉर्मेशन मेथड सिखाने को कहा था, ताकि भविष्य में वह युद्ध में अपनी जान जोखिम में डाले बिना जीविकोपार्जन कर सके। बाद में जब मोहुआ यात्रा पर गया, तो उसने झोहुआ को मास्टर कियान को सौंप दिया। झोहुआ को इस तरह व्यवहार करते देख मास्टर कियान ने असहाय होकर कहा, कोई शिष्टाचार नहीं, बिल्कुल भी उचित नहीं। झोहुआ फिर मोहुआ के पीछे छिप गया, केवल उसका छोटा सा सिर बाहर झांक रहा था। मास्टर कियान का स्वर सख्त था, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति में दोष नहीं था, जिससे पता चलता था कि वह इस छोटे शिष्य से काफी प्यार करते थे। मोहुआ ने झोहुआ के सिर पर थपथपाया और मास्टर कियान से पूछा, मास्टर कियान, झोहुआ का गठन अध्ययन कैसा चल रहा है? मास्टर कियान ने जवाब दिया, वह छोटा है और अभी अभी शुरू किया है। उसे पहले कुछ पाठ याद करने चाहिए ताकि वह संरचनाओं के सिद्धांतों को समझ सके। अभी के लिए 1 या 2 संरचना पैटर्न सीखना ही काफी होगा। मोहुआ ने स्वीकृति में सिर हिलाया। जैसे जैसे दोपहर होने वाली थी, मोहुआ ने जो कुछ पूछना चाहा, पूछ लिया और उठकर चला गया। झोहुआ मोहुआ से चिपका रहा, इसलिए मोहुआ उसे घर ले गया, रेस्तरां से कुछ स्वादिष्ट और आसानी से पचने वाला भोजन चुना और झोहुआ को तब तक खिलाया जब तक उसका पेट नहीं भर गया। उसके बाद चाची जियांग ने उसे घर वापस ले जाने दिया। अल्पविराम। इसके बाद के दिनों में मोहुआ ने पूरे ध्यान के साथ द्वितीय श्रेणी की संरचनाओं का अभ्यास करना शुरू कर दिया। हर बार जब रात होती, तो वह अपने बिस्तर पर सीधा बैठ जाता, उसकी दिव्य इंद्रियां चेतना के सागर में डूब जाती और ताओवादी स्तंभ के ऊपर निरंतर साधना का अभ्यास करती रहती। इन दिनों के दौरान उन्होंने जिस संरचना का अभ्यास किया वह द्वितीय क्रम कांटा संरचना थी। कांटों का गठन लकड़ी श्रृंखला का हिस्सा है। एक बार सक्रिय होने पर यह बेले और कांटे पैदा करता है, दुश्मनों को फंसाता है। ये 5 तत्वों के जाल निर्माण का एक प्रकार है।
थॉर्न्स फॉर्मेशन में 11 फॉर्मेशन पैटर्न शामिल हैं, जो इसे सरल द्वितीय श्रेणी प्रारंभिक चरण फॉर्मेशन में से एक बनाता है। ये संरचना वह थी जिसे मोहुआ ने 5 तत्व संरचना प्रवाह मानचित्र से स्रोत को उलटकर समझा और बनाया था। यह मोहुआ के लिए उपयुक्त एकमात्र द्वितीय श्रेणी संरचना थी जिसे उसने अब तक स्रोत से रिवर्स में डिकोड किया था। 5 तत्व संरचना प्रवाह मानचित्र 5 तत्व संप्रदाय के सभी 5 तत्व संरचनाओं को एक एकल विलक्षण 5 तत्व स्रोत पैटर्न से उत्पन्न करता है। हालांकि ये संरचनाएं एक स्रोत पैटर्न में जम गई हैं। ये स्रोत पैटर्न बहुत ही विचित्र और खतरनाक है, लेकिन जब से इसे ताओवादी स्तंभों द्वारा दबा दिया गया है, ये और भी अधिक शांत हो गया है। फिर भी मोहुआ के लिए इस स्रोत पैटर्न से 5 तत्व संप्रदाय की गठन विरासत को डिकोड करना अभी भी बहुत चुनौतीपूर्ण है। सबसे पहले, इस प्रकार की रिवर्स सोर्सिंग व्यक्ति की दिव्य संवेदना को बहुत अधिक नष्ट कर देती है। चूंकि मोहुआ को अभी भी संरचनाओं का अध्ययन करने की आवश्यकता थी और उसकी दिव्य भावना शक्तिशाली लेकिन सीमित थी, वह केवल अपने खाली समय में ही इस प्रक्रिया में भाग ले सकता था या जब वह अपने पैटर्न ड्राइंग से ऊब जाता था। दूसरे, स्रोत पैटर्न से डिकोड की गई संरचनाएं यादृच्छिक हैं। मोहुआ को उन सिद्धांतों या नियमों का पता नहीं था जिनके द्वारा पंचतत्व संप्रदाय के पूर्वजों ने पंचतत्व संरचनाओं को इस स्रोत पैटर्न में आसवित करने में कामयाबी हासिल की थी। अतः उन्होंने जो संरचनाएं विपरीत रूप से बनाई, वे अव्यवस्थित एवं अस्तव्यस्त थीं। यह एक लॉटरी ड्रॉ जैसा था। 5 तत्व विविध थे जिनमें प्रथम और द्वितीय ग्रेड भी शामिल थे। मोहुआ को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह आगे किस संरचना को डिकोड करेगा। ये 5 तत्वों के कौन से गुण होंगे, ये प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी होगी, या इसमें कितने संरचना पैटर्न शामिल होंगे। मोहुआ केवल अनुमान लगा सकता था। एकमात्र चीज जो वह समझ सका वह ये थी कि डिकोडेड संरचना की ऊपरी सीमा उसकी दिव्य भावना की ताकत से संबंधित थी। दिव्य ज्ञान में पैटर्नों की संख्या पैटर्नों की अधिकतम संख्या के अनुरूप है जिसे वह डिकोड कर सकता है। सिद्धांत रूप में 14 पैटर्न वाली दिव्य इंद्रिय के साथ मोहुआ को 14 पैटर्न वाली 5 तत्व संरचना तक को डिकोड करने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन सिद्धांत तो सिर्फ सिद्धांत है और वास्तविकता तो वास्तविकता है। अब तक मोहुआ ने जो सबसे अच्छा स्वरूप समझा था वह 10 से अधिक पैटर्न वाला थॉर्न स्वरूप था जिसका वह अभ्यास कर रहा था। यह अभी भी स्वीकार्य था, लेकिन मोहुआ को वास्तव में जो बात हैरान कर रही थी वह ये थी कि इस स्रोत पैटर्न में कुछ भी गारंटी नहीं थी। इसकी निचली सीमा तो और भी अधिक चिंताजनक रूप से कम थी। अब तक उन्होंने जो भी समझा था उनमें से अधिकांश प्रथम श्रेणी की संरचनाएं थीं, जिनमें बड़ी संख्या में बिना ग्रेडिंग वाली संरचनाएं शामिल थीं और यहां तक कि केवल 3 पैटर्न वाली सबसे बुनियादी ब्राइट फायर संरचना भी शामिल थी। यद्यपि पंचतत्व स्रोत पैटर्न में विभिन्न पंचतत्व संरचनाएं शामिल थीं, फिर भी इन निचले स्तर की संरचनाओं को भी इसमें शामिल किया जाना सामान्य बात थी। हालांकि मोहुआ को अभी भी लगता था कि कुछ संरचनाएं 5 तत्व संप्रदाय के पूर्वजों द्वारा जोड़ी गई थीं, जिनका उद्देश्य स्रोत पैटर्न को दूषित करना था। मोहुआ ने आह भरी, कुछ असहाय महसूस करते हुए। उनका एकमात्र विकल्प यही था कि वे फॉर्मेशन का अभ्यास जारी रखें और आशा करें कि एक दिन उन्हें अच्छी किस्मत मिलेगी और वे ड्रॉ कर पाएंगे। नहीं, ये 14 पैटर्न द्वितीय श्रेणी के 5 तत्वों के गठन को समझाने के लिए था। ... तब तक वह केवल इन 10 पैटर्न और 11 पैटर्न संरचनाओं के साथ अपने कौशल को निखार सकता था। मोहुआ ने अपने विचारों को एकत्रित किया, फिर पूरी रात ताओवादी स्तंभ पर संरचनाओं का अभ्यास किया। जब वह सुबह उठा तो उसे अभी भी अधूरापन महसूस हो रहा था। दुर्भाग्यवश मास्टर लुओ और मास्टर कियान द्वारा उसे दी गई द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक स्याही की कुछ बोतलें खत्म हो गईं, जिससे वह अब वास्तव में आकृतियां नहीं बना सका। आध्यात्मिक स्याही की 7 बोतलें पर्याप्त नहीं थीं। यह मोहुआ के उपयोग के लिए कहीं से भी पर्याप्त नहीं थी, और अत्यंत मितव्ययिता के साथ भी वे लंबे समय तक नहीं चलेंगी। अभ्यास में लाना सीखें। मोहुआ को श्री जुआंग की शिक्षा अच्छी तरह याद थी। ताओवादी स्तंभ होने के कारण सीखना कोई समस्या नहीं थी। चेतना के सागर में डूबी उनकी दिव्य इंद्रिय के कारण ताओवादी स्तंभ पर अभ्यास करने के लिए न तो कलम की आवश्यकता थी, न स्याही की, न ही कागज की, और उनकी दिव्य इंद्रिय पीछे की ओर भी जा सकती थी, जिससे दूसरों की तुलना में 10 से दर्जनों गुना अधिक प्रशिक्षण संभव हो पाता था। इस पर विचार करने पर मोहुआ को कुछ हद तक भाग्यशाली महसूस हुआ। शुक्र है कि मेरे पास ताओवादी स्तंभ है। वह न केवल संरचनाओं का अभ्यास कर सकता था, बल्कि वह अपनी दिव्य इंद्रिय को भी संयमित कर सकता था।
जब तक वह लगातार अभ्यास करता रहेगा, वह अधिक से अधिक संरचनाएं सीखता रहेगा, उसकी दिव्य भावना मजबूत होती जाएगी और फिर वह और भी अधिक संरचनाएं सीख सकेगा। ये चक्र एक स्नोबॉल प्रभाव की तरह जारी रहेगा, जो लगातार उसकी दिव्य भावना के साथ साथ संरचनाओं में उसकी विशेषज्ञता को बढ़ाएगा। हालांकि अब वह सीखने में सक्षम था, लेकिन उपयोग करने में असमर्थ था। ये सिर्फ आध्यात्मिक स्याही का मामला नहीं था, कलम और कागज भी एक बड़ा मुद्दा थे। मो हुआ ने ओल्ड मास्टर एन से कुछ द्वितीय श्रेणी के फॉर्मेशन पेपर्स के लिए वस्तु विनिमय किया था, लेकिन वे मुश्किल से ही कामचलाऊ थे और जल्दी ही खत्म हो गए। ऐसे द्वितीय श्रेणी के फॉर्मेशन पेपर महंगे थे, उन्हें प्राप्त करना कठिन था, फिर भी उनका उपयोग करना बहुत आसान था। फिर भी फॉर्मेशन पेपर फॉर्मेशन मीडिया में सबसे सस्ता था। अन्य निर्माण माध्यम जैसे आध्यात्मिक कलाकृतियां, सारणी प्लेटें और निर्माण झंडे और भी अधिक महंगे थे, जो मोहुआ के लिए वहन करने योग्य नहीं थे। फॉर्मेशन पेपर के अलावा फॉर्मेशन पेन भी था। मोहुआ ने यह उम्मीद नहीं की थी कि फॉर्मेशन पेन फॉर्मेशन पेपर से अधिक महंगे होंगे, और इसके अलावा द्वितीय श्रेणी के फॉर्मेशन पेन प्रथम श्रेणी के पेन की तुलना में अधिक आसानी से खराब हो जाते हैं। द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक स्याही में राक्षस जानवरों से आध्यात्मिक शक्ति और रक्त क्यूई की अधिक सांद्रता थी। आध्यात्मिक स्याही में डूबा हुआ फॉर्मेशन पेन जल्दी खराब हो जाएगा। निम्न स्तरीय संरचना पेन अक्सर तब तक उपयोग किए जाते हैं जब तक कि वे गंज नहीं हो जाते, जबकि वे लंबे समय तक चलने वाले उच्च गुणवत्ता वाले फॉर्मेशन पेन महंगे सामग्रियों से बने थे और उनकी कीमत बहुत अधिक थी। खुद को बेचने से उनकी कीमत पूरी नहीं हो पाती। क्या कागज या कलम का उपयोग किए बिना आकृतियां बनाने का कोई तरीका है? मो हुआ ने कुछ देर सोचते हुए अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरा। उनके पास कुछ अस्पष्ट विचार थे, लेकिन उन पर शोध करने के लिए उन्हें और अधिक समय की आवश्यकता थी। लेकिन भले ही वह कागज या कलम का उपयोग न करता हो, स्याही आवश्यक थी। द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक स्याही द्वितीय श्रेणी के राक्षस रक्त से बनाई गई है। मो हुआ ने बिग टाइगर के बारे में सोचा। बिग टाइगर से रक्त निकालना निश्चित रूप से कोई विकल्प नहीं है। बिग टाइगर के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध थे और वह इस तरह के विचारों को मन में नहीं ला सकता था। तो शायद बिग ब्लैक माउंटेन में अन्य द्वितीय श्रेणी के राक्षस जानवरों का शिकार करने के लिए बिग टाइगर के साथ काम करने का एक तरीका खोजे। वह मांस खाएगा जबकि मैं खून निकालूंगा। मो हुआ ने चुपचाप सिर हिलाया, उसे लगा कि यह योजना संभव है। तभी मो हुआ को अचानक एक एहसास हुआ, बड़ा बाघ। तभी उसे याद आया कि बिग टाइगर ने उसे कुछ उपहार भी दिए थे, वे लावारिस स्टोरेज बैग। घर लौटने के बाद मो हुआ को इतने सारे लोगों से मिलना था कि वह अस्थायी रूप से उनके बारे में भूल गया था। बैकवोट, मुझे आश्चर्य है कि इन भंडारण बैगों के अंदर वास्तव में क्या है। मो हुआ ने उत्सुकतावश बिस्तर के नीचे से स्टोरेज बैग निकाले और उन्हें एक एक करके खोला। इनमें से कुछ थैलियां अभी भी खून से सने हुए थे, कुछ बहुत ही सुंदर थे तथा कुछ धूसर, गंदे और कुछ हद तक भयावह थे। सभी भंडारण बैगों को बाहर रखने और ध्यानपूर्वक उनकी जांच करने के बाद मो हुआ को अंततः समझ आ गया। इनमें से कुछ थैलियां गंभीर साधकों की थीं तथा कुछ दानव साधकों की थीं। मानक आत्मा पत्थरों, आध्यात्मिक कलाकृतियों और गोलियों के अलावा रक्त चूसने, आत्मा को निकालने और दूसरों से पुनः पूर्ति के लिए कुछ दानव पथ कौशल भी थे। साथ ही आत्मा को पकड़ने और शव शोधन के लिए मंत्र भी थे। ये राक्षसी मार्ग कौशल और मंत्र बेहद हानिकारक थे और इन्हें रखना बिल्कुल भी संभव नहीं था। मो हुआ ने बाद में इन्हें एक साथ जलाने की योजना बनाई ताकि ये दूसरों को नुकसान न पहुंचा सकें। कुछ धार्मिक दाव साधना तकनीकें और मंत्र भी थे। जहां तक साधना तकनीकों का प्रश्न है, मो हुआ ने पहले ही स्वर ज्ञान जुए सीख लिया था, जिसकी उसे आवश्यकता नहीं थी। अधिकांश मंत्र ताव साधना मार्शल आर्ट के अंतर्गत शरीर शोधन के लिए थे और कुछ द्वितीय श्रेणी के मंत्र थे, लेकिन वे सभी सामान्य तकनीकें प्रतीत होती थीं। हालांकि मो हुआ ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सोचा कि जब उसके पास कुछ खाली समय होगा तो वह उनका अध्ययन कर सकता है। वहां बहुत सारे स्पिरिट स्टोन थे, जिनकी कुल संख्या दसियों हजार तक थी। यदि इन भंडारण थैलों की क्षमता सीमित न होती और परिवहन असुविधाजनक न होता, तो इनकी संख्या और भी अधिक होती। इसके अलावा गोलियों की भी एक समृद्ध विविधता थी, जो आत्मा को पुनर्जीवित करती थी, रक्त की पूर्ति करती थी, विष का प्रतिरोध करती थी, मियास्मा को दूर करती थी और यहां तक कि द्वितीय श्रेणी की छोटी कायाकल्प गोलियां भी थी जो किसी का जीवन बचा सकती थीं। मो हुआ ने भौहें चढ़ाईं। इन सब को मिलाकर एक बड़ी अप्रत्याशित धनराशि प्राप्त हुई।
मोह हुआ हैरान और खुश तो था ही, साथ ही कुछ उलझन में भी था। इन स्टोरेज बैग्स के मालिक कौन थे और ये टोनशियान शहर में कैसे पहुंचे? इनकी मौत कैसे हुई और बिग टाइगर इन बैग्स को लेने कैसे आया? मोह हुआ ने कुछ सुराग खोजने के लिए भंडारण बैगों की तलाशी ली। काफी देर तक खोजने के बाद उसे कुछ पन्ने मिले जिन पर परिवार के मुखिया द्वारा व्यक्तिगत रूप से दीक्षा दी गई और संप्रदाय के गुरु को देखा और बताया गया जैसे वाक्यांश लिखे थे। उन्हें पढ़ने के बाद उसे आखिरकार समझ आ गया। ये साधक अपने स्वामी के लिए तोंगशियान शहर आए थे। कुछ लोग ताओवादी राज्य कुलों या उनसे संबद्ध छोटे परिवारों से थे, जिन्हें उनके परिवार के मुखियाओं या संप्रदायों द्वारा अपने स्वामी के ठिकाने की जांच करने के लिए तोंगशियान शहर भेजा गया था। उनमें से कुछ लोग दानव संप्रदाय के थे, लेकिन संभवतः वे किसी बड़े संप्रदाय से नहीं थे, बल्कि केवल छोटी ताकतों से थे। एक बार जब वे टोंगक्सियन शहर पहुंचे तो उन्होंने बिग ब्लैक माउंटेन पर एक दूसरे से लड़ाई की। फिर भीषण युद्ध में या तो वे सीधे मारे गए या गंभीर रूप से घायल होकर बिग टाइगर के अवसरवाद का शिकार हो गए। कुछ भंडारण थैले फटे हुए थे जिन पर बाघ के दांतों के निशान थे। संभवतः बिग टाइगर ने थैलियों को फाड़कर उनमें मौजूद आध्यात्मिक वस्तुओं को खा लिया होगा। उन्हें आत्मसात करने के बाद वह एक दायरे से बाहर निकलकर एक दूसरे दर्जे का राक्षस बन गया होगा। शेष भंडारण बैग कुछ ऋणग्रस्तता को स्वीकार करते हुए अपने लिए छोड़ दिए गए। सोच विचार करने के बाद मोह हुआ को लगा कि शायद यही बात सच है। अगर कुछ विचलन थे भी तो शायद वे कोई खास नहीं थे। चूंकि उनके मन में मालिक के प्रति बुरी नीयत थी, इसलिए उनकी मौत का कोई खास महत्व नहीं है। मोह हुआ ने अपने लिए यह अप्रत्याशित लाभ लेना उचित समझा। बाद में उन्होंने भंडारण बैग में रखी वस्तुओं को छांटकर उन्हें वर्गीकृत किया, लेकिन तभी अनजाने में उनकी नज़र एक नक्शे पर पड़ गई। यह मानचित्र विस्तृत था तथा इसमें 9 राज्यों को शामिल किया गया था। साधना जगत के 9 राज्यों में ताओवादी राज्य केंद्र में स्थित है तथा केंद्रीय ताओ न्यायालय का स्थान भी है। ताओवादी राज्य के अलावा अन्य 8 राज्यों का नाम कियान, कुन, कान, ली, जेन, झेन, जुन, डुई, बागुआ पदों के नाम पर रखा गया है, जो बागुआ के अनुसार पृथ्वी और आकाश को दबाने और केंद्रीय ताओवादी राज्य की रक्षा करने के लिए व्यवस्थित किए गए हैं। 9 राज्य का नक्शा। मोह हुआ आश्चर्यचकित हो गया और उसने इसकी बारीकी से जांच की। यद्यपि मानचित्र में 9 राज्यों को शामिल किया गया था, परंतु अन्य राज्यों को केवल मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं के साथ चिन्हित किया गया था तथा विशिष्ट राज्य की सीमाएं अस्पष्ट थीं। केवल कियान राज्य की सीमाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित थीं और विस्तृत पहाड़ और नदियां थीं। कियान राज्य के भीतर एक सीमा को लाल स्याही से घेरा गया था, जिस पर एक छोटा सा नोट लिखा था। कियान राज्य ड्रैगन पथ पर्वत 5वीं श्रेणी कियानिक्सुए राज्य सीमा। ज्ञान की तलाश करने वाले 9 राज्य के साधकों के लिए एक प्रतिष्ठित गंतव्य। यहाँ अनेक संप्रदाय फले फूले, जिनमें स्वर्ग के गौरवशाली पुत्र एकत्रित हुए। संरचनाएं, गोली, कलाकृति, रून, कौशल, मार्शल आर्ट और मंत्र के लिए विरासत का शिखर। ये साधना जगत में सबसे प्रमुख राज्य सीमा है, मार्ग का अनुसरण करने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अद्वितीय और प्रमुख स्थान है। ड्रैगन पथ पर्वत 5वीं श्रेणी कियानिक्सु राज्य सीमा। ज्ञान प्राप्ति का स्थान। मोह हुआ थोड़ा चकित दिख रहा था। एक के बाद एक संप्रदायों के उभरने और स्वर्ग के गौरवशाली पुत्रों के एकत्र होने के साथ क्या संरचनाओं की महान उपलब्धियों के एकत्र होने का अर्थ ताओ साधना की पूर्ण नींव और संरचनाओं की सभी श्रेणियों की विरासत होना हो सकता है। मोह हुआ ने अभी तक केवल 5 तत्वों का गठन ही सीखा था, लेकिन 5 तत्वों के अलावा संरचनाओं की कई अन्य श्रेणियां हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी प्रणालियां हैं। ... जैसे एरी, 3 प्रतिभाएं, 4 प्रतीक, 6 सामंजस्य, 7 सितारे, 8 ट्रिग्राम और अन्य। मोह हुआ ने फॉर्मेशन पुस्तकों में इन फॉर्मेशन प्रणालियों का केवल कुछ संक्षिप्त उल्लेख देखा था। विवरण अस्पष्ट थे, सच्ची और विशिष्ट विरासत का उल्लेख नहीं किया गया था। मोह हुआ ने गहराई से सोचा, एरी 4 प्रतीक, 7 तारे, 8 त्रिग्राम जैसी श्रेणियों के निर्माण, उनके गुरु को भी ये सब पता होना चाहिए, लेकिन उन्होंने मोह हुआ को ये नहीं सिखाए, बल्कि केवल 5 तत्व निर्माण विधियां सिखाईं। संभवतः इसलिए क्योंकि 5 तत्वों की संरचना सबसे बुनियादी और सबसे व्यापक रूप से लागू संरचना है। अपनी क्षमता से अधिक काम लेना कभी भी अच्छा नहीं होता। पहले पंचतत्व संरचना में निपुणता प्राप्त करना तथा एक ठोस आधार तैयार करना तथा उसके बाद आसान संदर्भ के लिए संरचना की अन्य प्रणालियों को सीखना अधिक बुद्धिमानी भरा कदम लगता है। लेकिन उनका अनुमान था कि सबसे बड़ा कारण ये था, उसके गुरु।
जानते थे कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है और ऐसी कई चीजें हैं जो वह सिखाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास अब समय नहीं था। मालिक मो हुआ की निगाहें कुछ धुंधली हो गईं। एक क्षण के बाद अंततः उसने अपना मनोबल बढ़ाया और कियान राज्य के मानचित्र की जांच जारी रखी। मानचित्र में बड़ी संख्या में संप्रदायों को चिन्हित किया गया था और कियानिक्स्यू राज्य सीमा में ज्यादातर ताओ साधना संप्रदाय थे। तथाकथित ताओ साधना संप्रदाय उद्योग संप्रदायों, गुप्त संप्रदायों और आध्यात्मिक व्यापारी संप्रदायों से भिन्न है। गुप्त संप्रदाय अपने आप में ही रहते हैं, सांसारिक मामलों से दूर रहते हैं तथा अपेक्षाकृत एकांत में रहते हैं। उद्योग संप्रदाय और आध्यात्मिक व्यापारी संप्रदाय लाभ को प्राथमिकता देते हैं। ताओ साधना उद्योगों का प्रबंधन करके या संरचनाएं, गोलियां, कलाकृतियां, ऋण बेचने वाली विभिन्न दुकानों का संचालन करके आत्मा पत्थर और लाभ कमाते हैं। वे शिष्यों को भी स्वीकार करते हैं, लेकिन यह उनका मुख्य कार्य नहीं है। हालांकि ताओ साधना संप्रदाय ताओवादी कौशल सिखाने के सिद्धांतों पर आधारित है, जिनका प्राथमिक कार्य साधकों को साधना का निर्देश देना, ताओवादी विधियां प्रदान करना है तथा मुख्य रूप से अपने शिष्यों के आत्मा पत्थर के दान से लाभान्वित होते हैं। ताओ साधना संप्रदायों में कुछ उद्योग तो हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ये बातें मो हुआ ने यात्रा करते समय दूसरों के मुंह से सुनी थीं। मो हुआ को ये भी एहसास हुआ कि संप्रदायों के बीच काफी अंतर है। कुछ ज्ञान और निर्देश प्रदान करते हैं, जबकि अन्य विशुद्ध रूप से लाभ प्रेरित होते हैं। ताओ साधना संप्रदाय खेती सिखाना, विधियां प्रदान करना। मो हुआ सोचने से खुद को रोक नहीं सका, क्या मैं वहां जा सकता हूं? उसने एक क्षण सोचा, फिर अपना सिर हिलाया। कियानिक्स्यू राज्य सीमा एक 5वीं श्रेणी की राज्य सीमा है। अंदर के ताओ साधना संप्रदायों में शामिल होना काफी महंगा होना चाहिए, है ना? मुझे जो अप्रत्याशित धन मिला है, मैं सोच रहा हूं कि क्या ये दान देने के लिए पर्याप्त है। अगर मैं दान देने में सक्षम भी हो जाऊं, तो क्या वे मेरे जैसे किसी व्यक्ति को स्वीकार करेंगे? स्वर्ग के गर्वित पुत्र एकत्रित हो रहे हैं। इन संप्रदायों में शिष्यों को स्वीकार करने के लिए सख्त मानदंड होने चाहिए, है ना? मो हुआ ने मानचित्र को पलटा और पाया कि उसमें बहुत कम पाठ था, कोई अन्य चिन्ह नहीं था तथा कोई विस्तृत जानकारी नहीं थी। क्या मुझे इसके बारे में किसी से पूछना चाहिए? मो हुआ ने भौहें चढ़ाईं, काफी देर तक सोचते रहे, फिर उन्हें लगा कि पूछने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति दरबारी नेता जोऊ ही है। झांग लैन को पता होना चाहिए था, लेकिन वह पहले ही घर लौट चुका था। दरबारी नेता जोऊ भी एक कबीले से थे, हालांकि वह बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन उनके पास अनुभव और अंतर्दृष्टि होनी चाहिए, अन्यथा वह ताओवादी दरबार के दरबारी अधिकारी के रूप में सेवा करने में सक्षम नहीं होंगे। मो हुआ ताओवादी दरबार में वापस गया और दरबारी नेता जोऊ को नक्शा देखने के लिए सौंप दिया। कियानिक्स्यू राज्य। दरबारी नेता जोऊ को ये सुनकर कुछ आश्चर्य हुआ। मो हुआ ने सिर हिलाया। दरबारी नेता जोऊ ने एक क्षण सोचा, फिर कहा, एक क्षण रुको। फिर उसने अपने स्टोरेज बैग में से कई पुस्तिकाएं निकाली। मो हुआ ने उन पर नजर डाली और उनके कवर पेजों पर ताओ साधना का इतिहास, 9 राज्यों का अवलोकन जैसे शीर्षक देखे। कियान राज्य बहुत विशाल है और यहाँ से बहुत दूर है, मुझे कुछ चीजें स्पष्ट रूप से याद नहीं है। पुस्तकों को ध्यानपूर्वक देखने के बाद दरबारी नेता जोऊ ने अंततः सिर हिलाकर कहा, ये सही है। कियानिक्स्यू राज्य सीमा वास्तव में 9 राज्यों में ताओ साधना सीखने के लिए प्रमुख स्थान है, जहां कई संप्रदाय हैं और एक समृद्ध शैक्षणिक वातावरण है। 9 राज्यों की भूमि में सबसे प्रतिभाशाली साधक जो 20 वर्ष की आयु से पहले आधार स्थापना तक पहुंच गए हैं, वे कियानिक्स्यू राज्य सीमा पर जाएंगे और एक संप्रदाय में प्रवेश करना चुनेंगे, जहां वे महान शिक्षक पा सकते हैं, विभिन्न राज्यों के गौरवशाली स्वर्ग पुत्रों से मित्रता कर सकते हैं, साथ ही ताओवाद का अध्ययन कर सकते हैं और अपने भविष्य के मार्ग की नींव रख सकते हैं। वे सभी कियानिक्स्यू राज्य सीमा पर क्यों जाते हैं? मो हुआ थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि यह 5वीं श्रेणी की राज्य सीमा है। पूरी तरह से नहीं। दरबारी नेता जोऊ ने मो हुआ की ओर देखा और धैर्यपूर्वक समझाया, हालांकि साधना को 9 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यह एक प्राचीन वर्गीकरण है जिसमें 9 स्वर्ग और पृथ्वी की अंतिम संख्या है, जो अमर श्रेणी से संबंधित है। ताओवादी दरबार के बाद से प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जा रही है और बहुत समय हो गया है जब कोई अमर हुआ है। 9वीं कक्षा की तो बात ही छोड़िए, 7वीं और 8वीं कक्षा भी कल्टीवेटर्स के लिए अप्राप्य है। सामान्य किसानों के लिए 5वीं श्रेणी की राज्य सीमा पहले से ही पहुंच से बाहर है। हालांकि कियानिक्स्यू राज्य सीमा प्रमुख शिक्षण स्थल है, इसका कारण सिर्फ यह नहीं है कि यह 5वीं कक्षा है।
दरबारी नेता झोउ ने कुछ देर रुककर कहा, फिर आगे कहा। ताओ साधना में व्यक्ति धन, कौशल, संगति और स्थान की बात करता है। धन का तात्पर्य ताओ साधना संसाधनों जैसे आत्मा, पत्थर, आध्यात्मिक वस्तुएं और अन्य संपत्तियों से है। कौशल से तात्पर्य ताओ साधना विधियों से है। साधना तकनीकें, मंत्र, ताओ साधना मार्शल आर्ट, साथ ही सभी प्रकार की गुप्त तकनीकें जो बाहरी लोगों को नहीं दी जाती हैं, जिनमें संरचनाएं, गोलियां, कलाकृतियां, रून और ताओ साधना के 100 व्यवसायों से संबंधित ऐसी विधियां शामिल हैं। संगति का तात्पर्य ऐसे ताओवादी मित्रों से है जिनके मार्ग और रुचियां समान हो, जिनका हृदय दृढ़ हो, जो आदान प्रदान और पारस्परिक प्रतिक्रिया में संलग्न हो, अपनी साधना में एक साथ चिंतन और प्रगति करें। स्थान का तात्पर्य प्रसिद्ध पहाड़ों और नदियों से है, जो ताओवादी संप्रदायों की नींव है। धन, कौशल, संगति और स्थान के संगम के साथ क्यानेक्स्यू राज्य सीमा में ये सब कुछ है, और लगभग 10,000 वर्षों के ताओवादी सीखने के इतिहास के साथ कई संप्रदाय ताओ को सिखाने के लिए खड़े हैं, जो विरासत की पूरी श्रृंखला को समेटे हुए हैं। यही कारण है कि यह 9 राज्यों की सबसे प्रमुख ताओ खेती राज्य सीमा है। मो हुआ ने जब सुना तो उसे लालसा महसूस हुई और उसने अनायास ही पूछा, दरबार के नेता, क्या क्यानेक्स्यू राज्य संप्रदायों में प्रशिक्षुता की आवश्यकताएं बहुत सख्त है? स्वाभाविक रूप से, दरबारी नेता झोउ ने सिर हिलाया। 20 वर्ष की आयु से पहले किसी को फाउंडेशन स्थापना प्राप्त करनी होगी, जो केवल बुनियादी आवश्यकता है। इसके अलावा यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपने किस प्रकार का ताओवादी फाउंडेशन स्थापित किया है। कुलीन कुल और संप्रदाय के शिष्य अपने क्षेत्रों को पीसते हैं, अपनी साधना को मजबूत करते हैं, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को चरम सीमा तक प्रसारित करते हैं, और फिर वे 17 या 18 वर्ष की आयु में नींव स्थापित करते हैं। इस प्रकार की फाउंडेशन स्थापना ही वास्तव में फाउंडेशन स्थापना मानी जाती है। सामान्यतः छोटी शक्तियों वाले साधक शीघ्र सफलता के लालची होते हैं और जल्दबाजी में, बिना संघनित रक्त क्यूई और कम आध्यात्मिक शक्ति के साथ 15 या 16 वर्ष की आयु में ही जल्दबाजी में आधारशिला स्थापित कर लेते हैं। इस प्रकार की आधारशिला स्थापना स्वाभाविक रूप से मायने नहीं रखती। दरबारी नेता झोउ ने बोलना समाप्त किया और क्षण भर के लिए स्तब्ध हो गए। उन्होंने मो हुआ की ओर एक नजर डाली, जो 15 वर्ष की थी और जिसके पास अल्प रक्त क्यूई और आध्यात्मिक शक्ति दोनों थी। उन्होंने कुछ अपराध बोध से कहा, मेरा मतलब यह नहीं था कि तुम। कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं। मो हुआ बहुत उदार था और उसने बुरा नहीं माना। उनकी कमजोर रक्त क्यूई और कम आध्यात्मिक शक्ति एक नज़र में स्पष्ट तथ्य थे। चुप रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा वह दिव्य भावना के साथ ताओ को सिद्ध कर रहा था और उसने दिव्य भावना ताओवादी फाउंडेशन का निर्माण किया था, इसलिए रक्त क्यूई और आध्यात्मिक शक्ति वास्तव में उसके लिए मायने नहीं रखती थी। ये देखकर कि मो हुआ को कोई आपत्ति नहीं है, दरबारी नेता झोउ ने अंततः राहत की सांस ली और आगे कहा, और यह सिर्फ फाउंडेशन स्थापना के लिए है, अन्य आवश्यकताएं भी अत्यधिक सख्त हैं। पहला है आध्यात्मिक मूल। कियानजू राज्य में सामान्य संप्रदाय केवल उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक मूल वाले लोगों को ही स्वीकार करते हैं। कुछ संप्रदाय जिनके पास महान शक्ति है, लंबी विरासत है, जो शीर्ष 10 में स्थान रखते हैं, वे केवल उच्च स्तरीय आध्यात्मिक जड़ों वाले शिष्यों को ही स्वीकार करते हैं। मो हुआ ने अपना मुंह खोला, उच्चतम ग्रेड के बिना किसी को भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्या आवश्यकताएं वास्तव में इतनी कठोर हैं? दरबारी नेता झोउ ने भी असहाय महसूस करते हुए सिर हिलाया। आध्यात्मिक मूल एक साधक का आधार होते हैं। आध्यात्मिक मूल जितना बेहतर होगा, उतनी ही उच्च कोटि की साधना तकनीकें अपनाई जा सकेंगी और उतनी ही गहन आध्यात्मिक शक्ति का विकास किया जा सकेगा। भविष्य में लोगों को भेदना आसान हो जाता है और व्यक्ति ताओ साधना के मार्ग पर आगे की यात्रा कर सकता है। हालांकि जैसा कि कहा गया है, वे सभी शीर्ष श्रेणी के आध्यात्मिक मूल हैं और श्रेष्ठ शीर्ष श्रेणी और शीर्ष मध्यम श्रेणी के बीच का अंतर बस एक छोटा सा अंतर है, इसलिए असमानता इतनी बड़ी नहीं है। वे संप्रदाय केवल श्रेष्ठतम श्रेणी को ही स्वीकार करते हैं। इसका कारण केवल यह है कि उनमें बहुत अधिक प्रतिभाएं हैं तथा प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी है। ये सीमा बार बार बढ़ाई गई है। हजारों साल पहले कुछ मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक मूल वाले लोग, जब तक उनके पास एक दृढ़ ताओवादी हृदय था और कुछ विशेषता थी, वे भी उन संप्रदायों में प्रशिक्षु हो सकते थे और यहाँ तक कि एक प्रशिक्षक या यहाँ तक कि एक एल्डर भी बन सकते थे। पर अब दरबारी नेता झोउ ने आह भरी, यहाँ उच्च वर्गीय संप्रदायों के लोग नहीं होते जो साधारण परिवारों से आते हों। वे मुक्त साधकों की तो बात ही छोड़ दीजिए। कमजोर आध्यात्मिक जड़ों के साथ आप द्वार में प्रवेश भी नहीं कर सकते।
इसीलिए साधक प्रायः कहते हैं, इस संसार में एक बार जब आप जन्म ले लेते हैं और आपका आध्यात्मिक मूल निर्धारित हो जाता है, तो आपका भाग्य भी निर्धारित हो जाता है। और ये तो आध्यात्मिक जड़ों की बात है। दरबारी नेता झोउ ने आगे कहा, पारिवारिक पृष्ठभूमि, वंश, विरासत आदि पर भी विचार किया जाता है। किसी उल्लेखनीय जन्म या प्रतिष्ठित परिवार के बिना ऐसे संप्रदाय में प्रवेश करना और भी कठिन है। इसके अलावा कुछ संप्रदाय तो प्रवेश चाहने वालों के माता पिता की भी जांच करते हैं कि उनकी आध्यात्मिक जड़ें किस प्रकार की हैं, उनकी साधना का स्तर क्या है और वे कौन हैं। मो हुआ को ये बहुत ही ज्यादा लगा और वह कुछ हद तक निराश होकर आहें भरने से खुद को नहीं रोक सकी। ऐसा लग रहा था कि कियानिक्स्यू राज्य में उसके लिए कोई मौका नहीं था। किसी और बात का उल्लेख नहीं करना चाहिए, केवल मध्य से निचले 5 तत्वों की आध्यात्मिक जड़ की स्थिति ने उसे किसी भी दरवाजे में प्रवेश करने से दृढ़ता से रोक दिया। मो हुआ का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। दरबारी नेता झोउ ने मो हुआ की ओर देखा और दया की भावना से कहा, कुछ छोटे संप्रदाय भी हैं जिनके लिए किसी व्यक्ति के पास असाधारण रूप से उच्च स्तरीय आध्यात्मिक मूल होना आवश्यक नहीं है, लेकिन उनकी विरासत निस्संदेह उथली थी। यदि आप उनके समूह में शामिल भी हो गए तो भी आप कुछ भी मूल्यवान नहीं सीख पाएंगे। दरबारी नेता झोउ ने धीरे से आह भरी। ढीले कल्टीवेटर्स की नींव वास्तव में बहुत कमजोर थी और फाउंडेशन स्थापना उनके लिए छत थी। उन्हें अब भी उम्मीद थी कि मो हुआ कियानिक्स्यू राज्य संप्रदाय में प्रशिक्षु बन सकेगा, व्यवस्थित रूप से ताओ साधना ज्ञान सीख सकेगा, अपने अनुभव को बढ़ा सकेगा और अपनी कमियों को पूरा कर सकेगा ताकि वह भविष्य में और आगे बढ़ सके। लेकिन वह ये भी जानते थे कि ऐसे स्थानों पर जहां कुलीन कुल एकत्रित होते थे और विलक्षण प्रतिभाएं एकत्रित होती थीं, औपचारिक संप्रदायों के बीच की बाधाएं अत्यंत गहरी थीं। यहां तक कि दहलीज पार करना भी बहुत कठिन था, विशेष रूप से मो हुआ जैसे ढीले कल्टीवेटर के लिए। दरबारी नेता झोउ ने और कुछ नहीं कहा, बस मो हुआ को सांत्वना के कुछ शब्द कहे और कुछ अच्छी बातें कहीं। इसके अलावा वह और कुछ मदद नहीं कर सकते थे। मो हुआ को कुछ निराशा हुई, लेकिन कुछ सोचने के बाद उसने इसे ज्यादा दिल पर नहीं लिया। प्रशिक्षुता प्राप्त करने के लिए कियानिक्स्यू राज्य जाने का अवसर मिलना निश्चित रूप से अच्छा था, लेकिन ऐसे अवसर के बिना भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी को भी इस दुनिया में जो नहीं होना चाहिए उसे जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। मो हुआ हमेशा की तरह घर लौट आया, कुछ देर पढ़ा, कुछ समय तक फॉर्मेशन का अध्ययन किया और जब उसकी दिव्य भावना समाप्त हो गई तो वह थोड़ा थका हुआ महसूस करने लगा, इसलिए उसने कियानजू राज्य का नक्शा फैलाया और उसे फिर से देखा। कुछ बार पढ़ने के बाद मो हुआ ने उसे दूर रख दिया। चूंकि उसकी आध्यात्मिक जड़ पर्याप्त नहीं थी और वह प्रवेश भी सुरक्षित नहीं कर सकता था, इसलिए आगे देखना व्यर्थ था। इसलिए मो हुआ ने मानचित्र को अपने भंडारण थैले में रख दिया। फिर एक क्षण विचार करने के बाद 9 राज्यों के मानचित्र को कुछ मूल्यवान और शायद भविष्य में उपयोगी मानते हुए उसने इसे भंडारण थैली से निकालने और एक बार फिर इसे अपने भंडारण रिंग में रखने का निर्णय लिया। स्टोरेज रिंग छोटी थी, लेकिन मो हुआ के हाथ छोटे थे और वह इसे केवल अपने बाएं हाथ के अंगूठे पर ही पहन सकता था। यह अंगूठी उसके गुरु की ओर से एक उपहार थी और मो हुआ ने इस पर रक्त पहचान अनुष्ठान किया था। इसका डिजाइन सादा और साधारण था। मो हुआ इसे देख सकता था, लेकिन अन्य लोग नहीं देख सकते थे। यह स्टोरेज रिंग एक छुपा हुआ स्टोरेज बैग था। हालांकि मो हुआ को यह भी लगा कि यह अंगूठी उसकी आभा को छिपा सकती है, जिससे अन्य लोग उसकी असली ताकत को नहीं देख पाएंगे। यह उनके कनिष्ठ भाइयों और बहनों पर मौजूद आध्यात्मिक कलाकृतियों के समान ही था, जो दिव्य ज्ञान की जांच में बाधा उत्पन्न करती थीं। इसके अलावा इसका कोई अन्य उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि यह उसके मालिक की ओर से एक उपहार था, मो हुआ ने इसे संजोकर रखा। कियान राज्य के नक्शे को स्टोरेज रिंग में रखने के बाद मो हुआ ने रिंग के अंदर अन्य वस्तुओं की जांच की, फिर वह अचानक ठिठक गया। स्टोरेज रिंग के भीतर एक अतिरिक्त जेड स्लिप थी। मो हुआ को इस जेड स्लिप के बारे में कोई याद नहीं था। जब उन्होंने स्टोरेज रिंग में चीजें रखी तो उन्होंने ये जेड स्लिप पहले कभी नहीं देखी थी। वहां एक अतिरिक्त जेड स्लिप क्यों होगी? हुआ कुछ उलझन में था जब उसने जेड स्लिप निकाली, जो ग्रे और फीकी थी। इसका स्वरूप प्राचीन था, मानो ये कई वर्षों से मौजूद हो। अपनी दिव्य बुद्धि के बल पर मो हुआ ने देखा कि जेड पर्ची पर 3 बड़े अक्षर उत्कीर्ण थे। कियान ताओवादी संप्रदाय। इसके नीचे छोटे अक्षरों की एक पंक्ति भी थी। इस संप्रदाय में प्रवेश करने के लिए इस आदेश को मानने वाले लोग इनकार नहीं करेंगे। ... प्रयुक्त स्वर एक शाही आदेश जैसा था।
क्या इसका मतलब ये था कि जो कोई भी इस टोकन को धारण करता था और संप्रदाय में शामिल होना चाहता था, वह मना नहीं कर सकता था? मो हुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। कियान ताओवादी संप्रदाय, ये नाम कुछ जाना पहचाना सा लगा। मो हुआ ने एक बार फिर स्टोरेज रिंग से कियान राज्य का नक्शा निकाला और उसे संक्षेप में स्कैन करने पर उसने पाया कि कियानिक्स्यू राज्य सीमा में वास्तव में कियान ताओवादी संप्रदाय नाम का एक संप्रदाय था। इसके अलावा ये कियानिक्स्यू राज्य सीमा के भीतर 4 महान संप्रदायों में से एक था। मो हुआ चौंक गया। ये था कियान ताओवादी संप्रदाय का संप्रदाय प्रवेश आदेश। यह जेड टोकन स्टोरेज रिंग में कैसे आ गया? क्या यही मास्टर ने मेरे लिए छोड़ा है? मो हुआ कुछ हद तक चकित महसूस कर रहा था। भंडारण अंगूठी उसे उसके स्वामी ने दी थी और केवल वही इसके बारे में जानता था। कोई भी इसे नहीं खोल सकता था। अगर अंदर कुछ था तो वह सिर्फ उसके मालिक ने ही छोड़ा होगा। कियान ताओवादी संप्रदाय का संप्रदाय प्रवेश आदेश। मो हुआ ने एक क्षण सोचा, फिर अपने स्वामी का इरादा समझ गया। उसके गुरु ने उसे यह चिन्ह दिया था और इस चिन्ह पर एक संप्रदाय का नाम लिखा था। यदि उसे मौका मिले और वह जानता हो कि यह संप्रदाय क्या है और यह कहाँ स्थित है, तो वह टोकन पर भरोसा करके स्वयं संप्रदाय में शामिल हो सकता है। लेकिन यदि वह इस सब के बारे में अनभिज्ञ था, तो इसका मतलब था कि उसका ऐसा कोई भाग्य नहीं था। इस जेड टोकन के साथ या इसके बिना यह एक जैसा ही होगा। यह वह रास्ता है जो मास्टर ने मेरे लिए छोड़ा है। मो हुआ आश्चर्यचकित रह गया। यद्यपि उसने दिव्य गुप्त गणना सीख ली थी और गुप्त रूप से कठिन गणना का अध्ययन कर लिया था, उसके पास पंचतत्व निर्माण प्रवाह चार्ट था, फिर भी उसकी नींव कमजोर थी, उसकी निर्माण तकनीक अपरंपरागत थी तथा वह केवल पंचतत्वों में पारंगत था। उन्हें अधिक व्यापकता साधना ज्ञान सीखने के लिए एक संप्रदाय में शामिल होने की आवश्यकता थी। 5 तत्वों से परे संरचनाओं की अन्य प्रणालियों को समझना, साधना के उच्चतर क्षेत्रों को अपनाने के लिए, ये सब मास्टर ने अनुमान लगाया था। मो हुआ को अपनी आंखों के कोनों में खटास महसूस हुई। उन्होंने फिर से कियान राज्य का नक्शा खोला और संप्रदाय प्रवेश आदेश द्वारा इंगित गंतव्य का पता लगाया। 5वीं श्रेणी कियानिक्स्यू राज्य सीमा, कियान ताओवादी संप्रदाय हुआ। मो हुआ का दिल बहुत साफ था। केवल बंद दरवाजों के पीछे साधना करने से साधना में उसकी प्रगति और संरचनाओं पर उसकी निपुणता अनिवार्य रूप से धीमी हो जाएगी। फाउंडेशन स्थापना के बाद वास्तव में कैसे साधना करें, ताओवादी फाउंडेशन को कैसे स्थिर करें, अपनी साधना को कैसे बढ़ाएं, गोल्डन कोर तक सफलता प्राप्त करें और गोल्डन कोर से परे पंथ परिवर्तन से कैसे गुजरें, वह साधना के इन गहन पहलुओं से पूर्णतया अनभिज्ञ था। साधना एक कृषक का आधार है। पर्याप्त साधना के बिना वह हमेशा एक आधार निर्माण साधक ही बना रहेगा, हमेशा केवल प्रथम या अधिकतम द्वितीय श्रेणी का निर्माण गुरु ही बना रहेगा। वह कभी भी उन अत्यंत गहन संरचनाओं को नहीं सीख पाएगा जो स्वर्ग और पृथ्वी की रचना को छीन लेती हैं, जीवन और मृत्यु के कारण कार्य को उलट देती हैं। और इस प्रकार वह कभी भी अपने स्वामी को बचाने में सक्षम नहीं हो सकेगा या अपने स्वामी द्वारा दिखाई गए दयालुता का बदला चुकाए। लेकिन मो हुआ को अपने दिल में द्वंद्व महसूस हुआ। वह जानता था कि देर सवेर उसे तोंगशियान शहर छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन पिता और माँ का क्या? मो हुआ ने अपनी भौहें सिकुड़ी और गहरी सांस ली। अगर वह चला गया तो उसके माता पिता का क्या होगा? अगले कुछ दिनों में मो हुआ कुछ हद तक उदासीन हो गया था। लियू रुहुआ ने मो हुआ के हाव भाव देखे और एक दिन रात का खाना खत्म करने और साफ सफाई करने के बाद उसने उससे पूछा, हुआ, क्या तुम्हारे मन में कुछ चिंताएं हैं? मो हुआ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, झिझका, लेकिन अंत में उसने अपना सिर हिला दिया। माँ, ये कुछ भी नहीं है। लियू रुहुआ ने अपना सिर हिलाया और मो हुआ को धीरे से देखा। बैकवोट, किसी बच्चे को उसकी माँ से बेहतर कोई नहीं जानता। मो हुआ उसका बच्चा था और यद्यपि वह चतुर था और आकृतियां चित्रित करने में कुशल था, फिर भी कुछ बातें ऐसी थीं जो वह अपनी माँ से नहीं छिपा सकता था। मो हुआ ने अपनी आंखों में झिझक के साथ अंततः कियान ताओवादी संप्रदाय के बारे में बात की। कियान राज्य, लियू रुहुआ ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्या जिशेंग और जिक्सी भी कियान राज्य में हैं? हाँ, मो हुआ ने सिर हिलाया, लेकिन कियान राज्य बहुत बड़ा है और वे एक दूसरे से बहुत दूर हैं। ये पक्का नहीं है कि हम मिलेंगे। क्या ऐसा है? लियू रुहुआ थोड़ा अफसोस जताते हुए बोली, फिर एक पल सोचने के बाद उसकी निगाहें दृढ़ हो गईं, तो जाओ। मो हुआ दंग रह गया, लेकिन माँ? लियू रुहुआ ने अपना सिर हिलाया। माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्यार का मतलब है उनके दीर्घकालिक भविष्य की योजना बनाना। आपने अपनी फाउंडेशन स्थापना पूरी कर ली है।
टोंगशियान शहर में रहकर हालांकि मुझे खुशी होगी, मुझे ये भी पता है कि यही आपका भविष्य होगा। अगर आप 100 साल या 200 साल के होते तो भी मैं कुछ नहीं कहता। लेकिन तुम अभी सिर्फ 15 साल की हो, तुम जिंदगी भर यहाँ फंसी नहीं रह सकती। हालांकि मैं अनिच्छुक हूं, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि आप अपनी प्रतिभा बर्बाद करें। इसके अलावा श्री जुआंग भी हैं। लियू रुहुआन ने आह भरी, आपने ये स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन मुझे पता है कि श्री जुआंग को किसी विपत्ति का सामना करना पड़ा होगा, और वह जीवन या मृत्यु की स्थिति में हो सकते हैं, अन्यथा आप अकेले वापस नहीं आते। श्री जुआंग ने आपके प्रति नहीं, हमारे पूरे परिवार के प्रति बहुत दयालुता दिखाई है। पानी की एक बूंद के बराबर भी एक उपकार का बदला एक झरने से चुकाया जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि श्रीमान जुआंग का साधना स्तर क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि यह कम नहीं है। आपके वर्तमान क्षेत्र में आप निश्चित रूप से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें यह एहसान याद रखना होगा। भले ही आप अभी मदद न कर सकें, आपको इसे अपने दिल में रखना होगा, और जब आपकी साधना और ऊंची हो जाए तो श्री जुआंग की दया का बदला चुकाना होगा। भले ही यह आपकी क्षमता से परे हो, आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। लियू रुहुआ के चेहरे पर सौम्यता और दृढ़ संकल्प झलक रहा था। ठीक है माँ, मो हुआ ने गंभीरता से सिर हिलाया। लेकिन पिताजी का क्या? मो हुआ को अभी भी कुछ चिंताएं थीं। तुम्हें अपने पिता के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लियू रुहुआ ने मो हुआ के सिर पर हाथ फेरा, उसकी आवाज कोमल थी। तुम्हारे पिता एक राक्षस शिकारी हैं। राक्षसों का शिकार करना उनकी आजीविका है। जब तुम छोटे थे तो वे वर्षों पहाड़ों में राक्षस जानवरों से लड़ते, घाव पर घाव जमा करते और तुम्हें पालने के लिए आत्मा के पत्थर कमाते थे। उन्होंने बहुत कम उम्र से ही चुपचाप इस परिवार का बोझ उठाया। हालांकि वह अभी केवल क्यूई शोधन चरण में है, लेकिन अभी आपके लिए उसके बारे में चिंता करने का समय नहीं है। उन्हें सबसे अधिक इस बात का अफसोस है कि वह आपको सर्वश्रेष्ठ नहीं दे सकते, न तो साधना तकनीकों में और न ही संरचनाओं में। वह आपकी मदद नहीं कर सकते। यदि आप वास्तव में दाव को खोजने और सीखने की महत्वाकांक्षा रखते हैं तो वह ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वह निश्चित रूप से अपने दिल में आपके लिए खुश होंगे। लियू रुहुआ ने मोहुआ की ओर देखा और थोड़ा मुस्कुराए। हालांकि तुमने अपनी फाउंडेशन स्थापना पूरी कर ली है, तुम सिर्फ 15 साल के हो। अभी तुम्हारे लिए अपने माता पिता की चिंता करने का समय नहीं है। आप बस वही करें जो आप करना चाहते हैं। संकोच मत करो, बस आगे बढ़ो। लेकिन एक बात है, लियू रुहुआ ने चेतावनी देते हुए कहा, हुआ, तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारे माता पिता के लिए तुम्हारा जीवन सबसे कीमती है। चाहे कुछ भी हो, अपना अच्छा ख्याल रखना। हाँ। मो हुआ ने हिलते हुए सिर हिलाया और कहा, माँ निश्चिंत रहो, मुझे कोई नहीं मार सकता। उसकी आंखें अचानक चमक उठीं, मासूमियत और चालाकी एक साथ मिल गई। एक आंख ने स्वर्गीय रहस्य को देखा, दूसरी विचित्रता से भरी हुई थी, और उसके भाग्य के भीतर भयानक रक्त लाल लाश राजा छिपा हुआ था। सुदूर दक्षिण यू शहर में खनन साधक धूप जलाकर शक्ति और कर्म सुरक्षा की प्रार्थना करते थे। लियू रुहुआ आश्चर्यचकित रह गया। उसे हमेशा लगता था कि मो हुआ अभी कुछ अलग है, लेकिन करीब से देखने पर वह वैसा ही लगता था। अभी भी वही बच्चा जो उसका दिल और आत्मा था। लियू रुहुआ ने धीरे से हंसते हुए मो हुआ के कोमल गाल पर चुटकी काटी। आप फिर से बड़ी बड़ी बातें करने लगे। मो हुआ ने आंखें मूंद ली और खुशी से मुस्कुराया। दोनों माता पिता की स्वीकृति के बाद उसे अब और संकोच करने की आवश्यकता नहीं थी। उसने मन बना लिया था। वह 5वीं कक्षा के कियांशु राज्य की सीमा पर जाएगा, एक संप्रदाय में शामिल होगा, ताओ की खोज में साधना करेगा और दुनिया की सभी विधाएं सीखेगा। वह एक स्वर्ण कोर का निर्माण करेगा, पंथ परिवर्तन प्राप्त करेगा। भविष्य में कदम दर कदम वह महान दाओ के शिखर तक पहुंचने का लक्ष्य रखेगा। वह ऐसी संरचनाएं सीखता था जो अन्य लोग नहीं सीख सकते थे, तथा ऐसे गुरु को बचाता था जिसे अन्य लोग नहीं बचा सकते थे। लेकिन किसी भी दिन के लिए तैयार रहना चाहिए। कियान राज्य जाने से पहले वह सावधानीपूर्वक योजना बनाने, पूरी तैयारी करने और यह सुनिश्चित करने में कुछ समय लगाता था कि सब कुछ ठीक ठाक है। हुआ अपने दिल में साफ जानता था कि उसके पास सिर्फ एक निम्न मध्यम श्रेणी का लघु पंचतत्व आध्यात्मिक मूल है, और हालांकि ज्ञान की खोज में कियान शिक्षण राज्य सीमा तक की उसकी यात्रा के लिए उसके पास एक संप्रदाय प्रवेश आदेश था, फिर भी उसकी यात्रा सहज होने की कोई गारंटी नहीं थी। कुछ अड़चनें और बाधाएं तो जरूर आएंगी। फिर भी कियान राज्य जाना अनिवार्य था। ताओ साधना का मार्ग कभी आसान नहीं था।
जब सैनिक आए तो उसका सीधा सामना करो, पानी बहने पर मिट्टी से ढक दो, असफलताओं से मत डरो और बहादुरी से आगे बढ़ो। अगर कोई डर के मारे हिचकिचाता है तो वह निश्चित रूप से अपना ताओवादी हृदय खो देगा और आगे प्रगति नहीं कर पाएगा। और चूंकि वह कियान लनिंग स्टेट बाउंड्री पर जा रहा था, इसलिए उसे अच्छी तरह से तैयार रहना चाहिए। कियान लनिंग राज्य सीमा में संप्रदायों की भरमार है और यह स्वर्ग के गौरवशाली पुत्रों के लिए एक सभास्थल है। मो हुआ एक विमुक्त साधक था जिसका कोई विशिष्ट मूल या पृष्ठभूमि नहीं थी, और उसका आध्यात्मिक मूल भी असाधारण नहीं था। अगर वह सचमुच कियान राज्य में किसी संप्रदाय में शामिल होना चाहता, तो उसे निश्चित रूप से ठंडी निगाहों का सामना करना पड़ता, कम आंका जाता और बहिष्कृत कर दिया जाता। स्वाभाविक रूप से कमजोर शरीर जो शारीरिक शोधन से गुजरने में असमर्थ है और कमजोर आध्यात्मिक शक्ति के साथ निम्न मध्य श्रेणी के आध्यात्मिक मूल के साथ आमने सामने का टकराव बेहद नुकसानदेह होगा। इसलिए उन्हें एक अलग दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत थी। मो हुआ को अपने गुरु की चेतावनी याद आ गई। 9 राज्यों की साधना दुनिया में बड़ी संख्या में प्रतिभाएं उभरती हैं। आप आक्रामक साधना में माहिर हैं, जिससे आप इन प्रतिभाशाली लोगों के दुश्मन बन गए हैं। वे आपके प्रति कोई दया नहीं दिखाएंगे, लेकिन आक्रामक रणनीतियों में सहायता करके आप उन्हें अन्य प्रतिभाशाली लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद कर सकते हैं, और इसके बदले उन्हें आपकी भावनाओं को ध्यान में रखना होगा। उनकी सहायता करने के आपके साधन जितने मजबूत होंगे, वे आपको अपमानित करने का उतना ही कम साहस करेंगे। इस तरह एक कुलीन कबीले के बिना भी कोई भी कबीला एक ऐसी ताकत बन सकता है जो आपकी मदद कर सकता है। बिना किसी संप्रदाय के कोई भी संप्रदाय आपकी पृष्ठभूमि बन सकता है। ताओ साधना की लाभ केंद्रित और अवसरवादी ताकतों के बीच, असाधारण आध्यात्मिक जड़ों वाले और साधना तकनीकों और ताओवादी कौशल में निपुण असंख्य प्रतिभाओं के बीच आपके लिए भी एक स्थान होगा और आपको नीची नजर से नहीं देखा जाएगा। मो हुआ ने सोच विचार कर उसकी ठुड्डी को छुआ। अपराध में सहायता करना का अर्थ है आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना, जिसे पंचतत्व आत्मा निर्माण भी कहा जाता है। 5 तत्व संप्रदाय से प्राप्त 5 तत्व परम गठन कियान राज्य के कई प्रतिभा से भरे साधना संप्रदायों के बीच उनके रुख का आधार है। सर्वोच्च बनने के लिए उसे प्रतिभाशाली लोगों से प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी आध्यात्मिक मूल योग्यता उन्हें इस प्रकार के ध्यान आकर्षित करने वाले व्यवहार में संलग्न होने की अनुमति नहीं देती। जब तक वह स्वयं को कियान राज्य के शैक्षणिक जगत में स्थापित कर सकता है, धमकाए जाने से बच सकता है, उचित रूप से साधना कर सकता है तथा अपनी कमजोरियों की भरपाई के लिए अच्छी तरह से संरचना सीख सकता है, अपने स्वर्णिम कोर और तत्पश्चात पंथ रूपांतरण के लिए एक ठोस आधार तैयार करना पर्याप्त है। 5 तत्वों आत्मा गठन, आध्यात्मिक शक्ति प्रवर्धन, अपराध में सहायता। जब तक उसके पास आक्रमण में सहायता करने की क्षमता के साथ 5 तत्व परम संरचना है, भले ही वह स्वयं स्वर्ग का गौरवशाली पुत्र न हो, अन्य प्रतिभाओं को उसकी राय पर विचार करना होगा। मो हुआ ने खुद को सिर हिलाया। हालांकि 5 तत्व आत्मा गठन एक नए नाम की जरूरत है, ये बात उसके गुरु ने पहले भी बताई थी। अपनी गहन विरासत के साथ तथा द्वितीय श्रेणी की राज्य सीमा होने के कारण स्वाभाविक रूप से इसमें उच्च साधना स्तर, व्यापक अनुभव और व्यापक ज्ञान वाले महान साधकों की कमी नहीं है। 5 तत्व आत्मा संरचना नाम सुनते ही उन्हें इसकी उत्पत्ति का पता चल जाता था। ये तथ्य कि उन्हें पंचतत्व संप्रदाय की परंपरा विरासत में मिली थी, संभवतः उनकी नजरों से भी नहीं बच सका, और उसके गुरु का अंतिम फंसना पंचतत्व संप्रदाय में हुआ। जिज्ञासु शायद उसके और उसके गुरु के बीच संबंध का पता लगा सकता था। ये परेशानी वाली बात होगी, इसलिए नाम बदलना पड़ा। लंबे समय तक विचार करने के बाद मो हुआ ने 5 तत्वों की आत्मा संरचना का नाम बदलकर 5 तत्वों का स्रोत संरचना रखने का निर्णय लिया। यदि कोई इसकी उत्पत्ति के बारे में पूछता तो वह इसे अपनी खोज बताता। यदि कोई उससे पूछता कि उसने ये कैसे सीखा, तो वह कहता कि उसने ये सब भ्रमित अवस्था में सीखा। यदि कोई इस पर विश्वास नहीं करता और पूछताछ जारी रखता, तो उसे अनिच्छा से स्वीकार करना पड़ता कि वह एक फॉर्मेशन जीनियस था जो 100 वर्षों में केवल एक बार प्रकट होता है। आखिरकार कियान राज्य प्रतिभाशाली लोगों के लिए कोई अजनबी नहीं होना चाहिए। मो हुआ ने मन ही मन सोचा। 5 तत्व स्रोत गठन, 5 तत्वों के स्रोत पैटर्न से उत्पन्न, इसमें 5 तत्वों का सार शामिल है और यह 5 तत्वों की आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाता है। द्वितीय श्रेणी की संरचना सीखने के बाद मो हुआ ने तुलनाएं की। सभी प्रथम श्रेणी की परम संरचनाएं नींव निर्माण साधकों के लिए प्रभावी थीं और द्वितीय श्रेणी की संरचनाओं की तुलना में संरचना के प्रभाव में कोई खास कमी नहीं आई।
प्रथम श्रेणी के 5 तत्व स्रोत प्रशिक्षण कोई अपवाद नहीं था। मोहुआ ने विचार किया और अनुमान लगाया कि इसका कारण फॉर्मेशन पैटर्न की संख्या से संबंधित हो सकता है। जबकि अल्टीमेट फॉर्मेशन को प्रथम श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, फॉर्मेशन पैटर्न की संख्या द्वितीय श्रेणी के फॉर्मेशन के दायरे में है। इसलिए परम गठन फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में भी लागू होता है। लेकिन इससे एक और मुद्दा सामने आया। द्वितीय श्रेणी के निर्माण पैटर्न, जो दो प्रथम श्रेणी के पैटर्नों के सम्मिलन और रूपांतरण से उत्पन्न होते हैं, के लिए प्रथम श्रेणी के पैटर्नों की तुलना में दोगुनी दिव्य अनुभूति की आवश्यकता होती है। यदि ऐसा है तो प्रथम श्रेणी के अंतिम निर्माण में समान संख्या में पैटर्न के लिए आवश्यक दिव्य भावना द्वितीय श्रेणी के निर्माण की तुलना में केवल आधी होनी चाहिए, क्योंकि प्रथम श्रेणी अल्टीमेट फॉर्मेशन में प्रथम श्रेणी पैटर्न का उपयोग किया जाता है और द्वितीय श्रेणी संरचनाएं द्वितीय श्रेणी पैटर्न का उपयोग करती हैं। लेकिन व्यवहार में मोहुआ ने पाया कि प्रथम श्रेणी के परम गठन द्वारा ग्रहण की गई दिव्य भावना समान संख्या में पैटर्न वाले द्वितीय श्रेणी के गठन से कम नहीं थी। मोहुआ हैरान था, क्यों परम संरचना द्वारा उपभोग की गई अतिरिक्त दिव्य भावना कहाँ बर्बाद हो गई। श्री जुआंग के न होने पर मोहुआ को समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिन्हें उसे स्वयं ही हल करना पड़ा। लंबे चिंतन के बाद मोहुआ को कुछ सुराग मिले। यदि उनका अनुमान सही था, तो परम संरचना द्वारा ग्रहण की गई अतिरिक्त दिव्य भावना का उपयोग एक निश्चित प्रकार के महान ताओ कानून या एक शक्तिशाली ताओवादी अर्थ को समझने, कल्पना करने या उससे जुड़ने के लिए किया गया था। परम संरचना के चित्रण पर खर्च की गई दिव्य भावना का आधा हिस्सा पैटर्न के लिए समर्पित था और शेष आधा हिस्सा नियमों के लिए। यही कारण है कि अल्टीमेट फॉर्मेशन अद्वितीय थे और उन्हें क्रियान्वित करना इतना कठिन था। यही कारण है कि प्रथम श्रेणी के अंतिम गठन की तुलना लगभग द्वितीय श्रेणी के गठन से की जा सकती है और इसका प्रभाव कम नहीं हुआ। महान दाओ वास्तव में अपेक्षाकृत निष्पक्ष है। यद्यपि अंतिम संरचनाएं कठिन हैं, वे चुनौती के लिए अपना मूल्य रखते हैं। मोहुआ ने चुपचाप सोचा, 5 तत्वों के स्रोत निर्माण से मंत्रों की शक्ति में वृद्धि होती है। मोहुआ ने भी इसका प्रयास किया था। एकमात्र आक्रामक मंत्र जो मोहुआ को पता था वह फायरबॉल तकनीक थी। फायरबॉल तकनीक एक अग्नि प्रकार का मंत्र है, जिसे बढ़ाने के लिए अग्नि मूल संरचना की आवश्यकता होती है। और द्वितीय श्रेणी की फायरबॉल तकनीक में अग्नि मूल संरचना से आध्यात्मिक शक्ति के प्रवर्धन के साथ इसकी शक्ति में लगभग 20% की वृद्धि देखी गई। किसी मंत्र की शक्ति को बढ़ाना कठिन है और ऐसा करने के तरीके अक्सर कठोर होते हैं। 20% की वृद्धि पहले से ही काफी भयावह थी। यह मोटे तौर पर फायरबॉल तकनीक के मंत्र स्तर को एक स्तर बढ़ाने के बराबर था, जिससे निचले स्तर के मंत्र को मध्य स्तर के मंत्र के करीब की शक्ति मिल जाती थी। ये वास्तव में 13 धारियों वाले परम गठन और 5 तत्व संप्रदाय के योग्य है, जिसने हजारों वर्षों से इस संप्रदाय संरक्षण संरचना पर भरोसा किया है। एकल युद्ध में एक साधक के लिए शक्ति में इतनी वृद्धि पहले से ही बहुत मजबूत थी। ... और जितने अधिक किसान होंगे, ये वृद्धि उतनी ही अधिक स्पष्ट होगी। ताओ साधना के युद्ध में ताओवादी सैनिकों के आदान प्रदान के साथ यदि 5 तत्व स्रोत संरचना द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है, तब एक प्रतिकूल स्थिति भी समस्थिति में बदल सकती है। यहाँ तक कि बाधाएं भी लाभ में बदल सकती हैं, यहाँ तक कि पूर्ण विनाशकारी जीत भी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उस समय पंचतत्व संप्रदाय को इतना असाधारण दर्जा प्राप्त था। ऐसी परिस्थितियों में भले ही मोहुआ ने अभी फाउंडेशन स्थापना चरण में प्रवेश किया था और वह अभी तक द्वितीय श्रेणी के फायरबॉल तकनीक में कुशल नहीं था, अग्नि उत्पत्ति संरचना से प्रवर्धन के साथ इसकी शक्ति अभी भी काफी थी। मोहुआ ने बिग ब्लैक माउंटेन में लेट फर्स्ट ग्रेड मॉन्स्टर बीस्ट्स पर इसका परीक्षण किया था। मूलतः अग्नि मूल संरचना द्वारा प्रवर्धित अग्नि गोला तकनीक से प्रथम श्रेणी के राक्षस जानवर को मारा जा सकता है, तथा जिनकी खाल अधिक कठोर होती है, यदि उन्हें नहीं मारा जाता तो वे अग्नि गोला तकनीक से गंभीर रूप से घायल हो जाते तथा मृत्यु के कगार पर पहुंच जाते। जहां तक दूसरे दर्जे के राक्षस जानवरों की बात है, मोहुआ की चाल तकनीक में अभी भी कुछ कमी थी। वह अभी भी अकेले दूसरे दर्जे के राक्षस जानवर से मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं था। 5 तत्व स्रोत संरचना की समस्या हल हो गई थी। इसके बाद कलम, स्याही और कागज का मुद्दा आया। स्याही, कलम या कागज के बिना भले ही मोहुआ ने ताओवादी स्टेल पर लगन से अभ्यास किया हो, द्वितीय श्रेणी की संरचना में पूरी तरह से महारत हासिल की हो, लेकिन यह निरर्थक होगा यदि वह इसे व्यवहार में नहीं ला सके। अप्रत्याशित घटनाओं के लिए तैयार रहना सबसे अच्छा है।
यदि वह इस मुद्दे पर विचार करने के लिए कियान लर्निंग स्टेट बाउंड्री तक पहुंचने तक इंतजार करते तो काफी देर हो जाती। इसके अलावा कियान लर्निंग स्टेट बाउंड्री 5वीं कक्षा तक है, इसलिए वहां रहने की लागत निस्संदेह अधिक होगी और मोह हुआ निश्चित रूप से वहां कलम, स्याही और कागज का खर्च वहन नहीं कर सकता था। स्याही अपरिहार्य है। ऐसी स्थिति में ड्राइंग फॉर्मेशन की एक ऐसी विधि पर विचार करना आवश्यक है जिसमें पेन या कागज का उपयोग न हो और जिससे स्पिरिट स्टोन्स की पर्याप्त मात्रा बचाई जा सके। मोह हुआ ने सोचा, जैसे चेतना के सागर में यदि कलम न हो तो दिव्य इंद्रिय को कलम के रूप में प्रयोग करो, यदि कागज न हो तो पृथ्वी को माध्यम बनाओ। ये ड्राइंग फॉर्मेशन की एक विधि थी जिसकी मोह हुआ ने प्रारंभिक चरण से ही कल्पना की थी। अब वह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंच गया था। आधारशिला निर्माण करने वाले साधकों की दिव्य भावना बहुत अधिक बढ़ जाती है तथा उनका दिव्य विचार वस्तु हेरफेर के लिए पर्याप्त मजबूत हो जाता है। यद्यपि मोह हुआ की दिव्य भावना दोगुनी नहीं हुई थी, फिर भी 14 धारियों वाले मध्य चरण नींव निर्माण साधक की दिव्य भावना पहले से ही काफी मजबूत थी। इसके अलावा स्वर्गीय यान जुए और रहस्यमय स्वर्गीय महान संरचना द्वारा दिव्य विचार के पुनर्गठन के कारण उनकी दिव्य भावना में गुणात्मक परिवर्तन आया था। इसलिए दिव्य इंद्रिय हेरफेर मोह हुआ के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मोह हुआ को अब सिर्फ दिव्य इंद्रिय हेरफेर करने की ही नहीं बल्कि अधिक उन्नत दिव्य चेतना नियंत्रण स्याही करने की भी आवश्यकता थी। नींव निर्माण साधक दिव्य इंद्रिय के साथ हेरफेर करते हैं, आमतौर पर हिलाने और मारने के लिए कठोर और तेज वस्तुओं का उपयोग करते हैं। तलवार नियंत्रण की तरह क्यूई शोधन तलवार साधक आमतौर पर ताकत में मामूली होते हैं, लेकिन दिव्य इंद्रिय तलवार नियंत्रण के साथ फाउंडेशन बिल्डिंग तलवार साधकों की युद्ध शक्ति में परिवर्तन होता है। तलवारों पर नियंत्रण के बिना भी आध्यात्मिक कलाकृतियों के रूप में उड़ने वाले चाकू या सुइयों का उपयोग करना भी काफी शक्तिशाली है, लेकिन तलवार के हथियार भी महंगे हैं, इसलिए मोह हुआ फिलहाल उन पर विचार नहीं कर रहा था। वह जो करना चाहते थे वह था निर्माण कलम को दिव्य भावना से प्रतिस्थापित करना और आध्यात्मिक स्याही को सीधे रूप से हेरफेर करके उसे संरचनाओं में ठोस बनाना। आध्यात्मिक स्याही जल की तरह तरल है, इसका स्वरूप सदैव बदलता रहता है। सामान्यतः फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर दिव्य इंद्रिय से तलवारों और ब्लेडों को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन वे पानी या स्याही को बिल्कुल नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन मोह हुआ अलग था। प्रबल दिव्य भावना और रूपांतरित दिव्य विचार के साथ वह असंख्य परिवर्तनों में सटीकता के साथ हेरफेर कर सकता था। मोह हुआ की दिव्य भावना आध्यात्मिक स्याही के निराकार प्रवाह को पानी की तरह नियंत्रित कर सकती थी। हालांकि यह अभी भी बहुत कठिन था और वास्तविक हेरफेर में दिव्य भावना कुछ हद तक कठोर थी, जिसके लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता थी। इसके अलावा पृथ्वी को माध्यम के रूप में उपयोग करने का मामला भी था। मोह हुआ ने मोटी पृथ्वी संरचना का अभ्यास किया था, जो पृथ्वी की सतह पर खींचे जाने पर पृथ्वी दाव अर्थ से जुड़ती है। इससे पहले मोह हुआ हर दिन मोटी पृथ्वी संरचना का अभ्यास करता था। पृथ्वी दाव अर्थ के बारे में उनकी धारणा अधिकाधिक स्पष्ट होती गई तथा दाव अर्थ के साथ उनका एकीकरण गहरा होता गया। अब वह उस बिंदु पर पहुंच गया था जहां वह जमीन पर अन्य पंच तत्व निर्माण विधियां बना सकता था। लेकिन चित्र बनाने की इस विधि में भी काफी अभ्यास की आवश्यकता होती है। विचार को कलम की तरह, धरती को कागज की तरह उपयोग करना। आकाश से आच्छादित पृथ्वी पर फैला हुआ दिव्य चेतना नियंत्रण स्याही के साथ जमीन को आकार देना। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचने के बाद मोह हुआ अंततः ड्राइंग फॉर्मेशन के अपने प्रारंभिक विचार के साथ प्रयोग करना शुरू कर सका, जो बाहरी वस्तुओं से असंबद्ध था, जो मोटी पृथ्वी संरचना सीखने के बाद आया था। यद्यपि विचार अच्छा था, फिर भी इसे क्रियान्वित करने की आवश्यकता थी। इसके बाद व्यापक अभ्यास की आवश्यकता महसूस हुई। दिव्य चेतना नियंत्रण स्याही भूमि को संरचना में चित्रित करना का अभ्यास निश्चित रूप से घर पर नहीं किया जा सकता था और ये तोंगशियान शहर में भी उपयुक्त नहीं था। अन्य लोगों से मुक्त एकांत स्थान ढूंढना सबसे अच्छा था। मोह हुआ फिर बिग ब्लैक माउंटेन में गहराई तक गया और सूखी मछलियों के कई बैगों का उपयोग करके बिग टाइगर को रिश्वत दी और उसकी गुफा के पास उसने संरचना का अभ्यास करने के लिए एक खुली जगह ढूंढी। बड़ा काला पर्वत शांतिपूर्ण था, विशेषकर अपनी गहराई में शांत। चूंकि बिग टाइगर एक द्वितीय श्रेणी का राक्षस जानवर था जिसमें जबरदस्त ताकत थी, इसलिए आसपास न तो कोई अन्य राक्षस जानवर था और न ही कोई साधक जिससे गड़बड़ी से बचा जा सके और यह संरचनाओं का परीक्षण करने के लिए उपयुक्त हो सके। पहला कदम दिव्य चेतना नियंत्रण स्याही था। मोह हुआ के पास द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक स्याही नहीं थी, इसलिए उसे प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक स्याही से अभ्यास करना पड़ा।
पहले तो सब कुछ सुचारू रूप से नहीं चला। दिव्य इंद्रिय से स्याही को नियंत्रित करना, बिना किसी सहारे या लंगर के तरल रूप पर नियंत्रण खोना बहुत आसान था, जिससे आध्यात्मिक स्याही जमीन पर गिर जाती थी। मोह हुआ द्वारा कई प्रयासों के बाद भी परिणाम अच्छे नहीं रहे। उन्होंने कुछ देर सोचा और दिव्य विचार प्रकटीकरण की तरह अपनी दिव्य भावना को एक पेंटिब्रश के रूप में कल्पना करना शुरू कर दिया। दिव्य विचार का अंत महीन ब्रश के बालों में परिवर्तित हो गया, आध्यात्मिक स्याही को विलीन, अवशोषित और निर्देशित किया तथा अपनी इच्छानुसार उसे हवा में घुमावदार प्रवाह में खींचा। यद्यपि यह अभी भी अनाड़ी था और कभी कभी असफल भी हो जाता था, फिर भी प्रत्येक प्रयास के साथ यह बेहतर होता गया। हेवन यान जुए सीखने के बाद मोहुआ ने स्पिरिट पिवट फॉर्मेशन में महारत हासिल की। इस प्रकार के सावधानीपूर्वक नियंत्रण की मोहुआ को अच्छी समझ थी और दिव्य चेतना के रूपांतरण के बाद इस जटिल हेरफेर में भी गुणात्मक परिवर्तन आया। मोहुआ ने 1-2 दिन अभ्यास किया और धीरे धीरे सिद्धांतों को समझ लिया। उसके बाद लगातार अभ्यास करते हुए दिव्य चेतना और आध्यात्मिक स्याही में और भी ज्यादा तालमेल होता गया। दिव्य विचार ब्रश बन गया, आध्यात्मिक स्याही के साथ विलीन हो गया और फिर उसे नियंत्रित करने लगा। आध्यात्मिक स्याही मोहुआ की दिव्य चेतना का विस्तार बन गई, जो उसकी इच्छा के अनुसार हवा में तैरती हुई विभिन्न मुक्त तैरती रेखाओं और जटिल पैटर्न में संघनित हो रही थी। कई दिनों तक अभ्यास करने और दिव्य चेतना नियंत्रण स्याही में महारत हासिल करने के बाद मोहुआ ने भूमि को संरचना में लाना शुरू किया। उसका पीला सा हाथ स्पष्ट रूप से जमीन की ओर इशारा कर रहा था। उनकी दिव्य चेतना से प्रभावित होकर आध्यात्मिक स्याही पतले धागों में जम गई। मोहुआ की उंगलियों के पोरों का अनुसरण करते हुए स्वचालित रूप से बोतल से बाहर निकलकर धीरे धीरे जमीन में रिसने लगी। फिर जैसे ही मोहुआ ने अपनी उंगलियां हिलाईं, स्याही धीरे धीरे हिलने लगी, बहने लगी, गति करने लगी और संघनित होकर फॉर्मेशन पैटर्न में बदल गई और अंततः फॉर्मेशन पिवट लेआउट पर आधारित एक फॉर्मेशन का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिना कलम या कागज के जमीन पर एक पूर्ण आकृति बना दी गई। प्रकाश की एक चमक और संरचना सक्रिय हो गई। मोहुआ की आंखें खुशी से चमक उठीं। वह सफल हो गया था। फिर उन्होंने अपनी उत्तेजना को दबा दिया और विनम्र एवं दृढ़ रवैया बनाए रखा। यह अभी भी एक साधारण प्रथम श्रेणी पिघलने वाली आग संरचना है। उसे अभ्यास जारी रखने की जरूरत थी। साधारण प्रथम श्रेणी की संरचनाओं से शुरू करते हुए वह सरल से जटिल की ओर चरण दर चरण एक के बाद एक संरचनाओं की ओर बढ़ते हुए दिव्य चेतना नियंत्रण स्याही में निपुणता प्राप्त करते हुए परम संरचना को चित्रित करने के लिए जमीन को माध्यम के रूप में उपयोग करते हुए और फिर द्वितीय श्रेणी की संरचनाओं की ओर बढ़ते हुए आगे बढ़ते। इस तरह उसे कलम या कागज की आवश्यकता नहीं होगी और वह भविष्य में बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स बचा सकेगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। फॉर्मेशन पेंटिंग की इस पद्धति में अपेक्षाकृत कम प्रतिबंध थे। यह अधिक तीव्र, अधिक सुविधाजनक और अधिक गुप्त था। युद्ध के बीच में भी यदि कोई खाली क्षण हो तो कोई व्यक्ति विचार को ब्रश की तरह, जमीन को कागज की तरह उपयोग कर सकता है और एक संरचना बना सकता है। बेशक मोहुआ की वर्तमान क्षमताएं अभी भी पर्याप्त नहीं थीं। उसे और अधिक अभ्यास करने की आवश्यकता थी ताकि वह उस स्तर तक पहुंच सके जहां स्याही उसके दिल की इच्छा के अनुसार काम करेगी तथा उसे आसानी से संभाल सकेगी। समय के साथ वह अपनी इच्छानुसार कार्य करने में सक्षम हो जाएगा तथा जमीन की ओर इशारा करके एक संरचना बना लेगा। मोहुआ ने सोचा कि कैसे एक दिन चेतना के सागर में दिव्य इंद्रिय अवतार की तरह वह अपनी इच्छानुसार कुछ भी कर सकता है, अपनी उंगली के एक बिंदु से एक संरचना बना सकता है, और वह इस विचार से बहुत खुश था। मोहुआ के चेहरे पर मुस्कान थी। फिर उसने अपने विचारों को इकट्ठा किया और अपना अभ्यास जारी रखते हुए ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। वह इस तकनीक में यथाशीघ्र निपुणता प्राप्त करना चाहता था ताकि पूर्णता तक पहुंच सके। मोहुआ जमीन पर उखड़ू बैठ गया, आकृति बना रहा था। बड़ा बाघ बगल में लेटा हुआ आराम से एक बड़ी सूखी मछली चबा रहा था। कभी कभी मोहुआ की ओर देखता, उसे किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते देख उत्सुक हो जाता, चुपचाप अपना सिर ऊपर ले जाता, ये देखने के लिए कि मोहुआ क्या कर रहा है। जमीन पर संरचना पैटर्न हिलते हुए एक जटिल सरणी बनाते थे। बिग टाइगर कुछ देर तक देखता रहा लेकिन समझ नहीं पाया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में भ्रम था, इसलिए वह वापस लेट गया और सिर हिलाते हुए सूखी मछली को कुतरना जारी रखा। एकांत पहाड़ों में एक व्यक्ति और एक बाघ शांति और सौहार्दपूर्वक एक साथ रहते थे। अल्पविराम।
आधे महीने से अधिक समय बाद अथक अभ्यास के बाद महुआ की दिव्य चेतना नियंत्रण स्याही काफी कुशल हो गई थी और जमीन को संरचना में चित्रित करना आसानी से किया जा रहा था। उन्होंने जो संरचनाएं बनाई वे प्रथम श्रेणी की संरचनाओं तक सीमित नहीं थी, उनमें अब 13 धारियों वाली 5 तत्वों वाली स्रोत संरचना भी शामिल थी। यह महुआ की अब तक की सबसे गहन संरचना थी। हालांकि 5 तत्वों के स्रोत निर्माण को बनाने के लिए दिव्य चेतना नियंत्रण स्याही का उपयोग करने में बहुत अधिक दिव्य चेतना की खपत हुई और संरचना बनाने की गति अपेक्षाकृत धीमी थी। यह उस प्रभाव से बहुत दूर था जिसकी महुआ ने अपेक्षा की थी। दिव्य इंद्रिय की खपत बड़ी है लेकिन फिर भी प्रबंधनीय है, क्योंकि महुआ की दिव्य इंद्रिय स्वाभाविक रूप से गहन और शक्तिशाली है, इसलिए उसे थोड़ा अधिक उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन धीमी गति वह अधिक परेशानी वाली है। कम से कम वास्तविक युद्ध में तो इसे लंबा खींचने का समय नहीं होता। जब तक कि कोई व्यक्ति पर्याप्त रूप से छिपा हुआ न हो और उसके पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय न हो। मैं थोड़ा तेज कैसे चित्र बना सकता हूँ? अपने विचारों को थोड़ा सा हिलाकर महुआ ने एक बार फिर विचार करना शुरू कर दिया। काफी देर तक सोचने के बाद उन्हें केवल एक ही तरीका सूझा, वह था स्वर्गीय गुप्त ट्री की गणना। लेकिन इसे कैसे प्राप्त किया जाए और दिव्य विचारों को बदलने के लिए चाचा की तरह स्वर्गीय गुप्त ट्री की गणना का उपयोग कैसे किया जाए और गुई ताओ के दिव्य विचार की तकनीकों का उपयोग कैसे किया जाए, इस बारे में महुआ अभी भी बहुत उलझन में था। आखिरकार उसने इसे केवल चुपके से सीखा था, बिना सही समझे नकल करके। उसके पास विरासत नहीं थी और उसे स्वयं निर्धारित करना उसके लिए बहुत कठिन था। काफी समय बीत जाने के बाद भी महुआ को कुछ समझ नहीं आया और वह इस समस्या को कुछ समय के लिए टाल सकता था। चूंकि वह पहले से ही स्वर्गीय गुप्त ट्रिक कैलकुलेशन की मूल बातें जानता था, इसलिए वह धीरे धीरे भविष्य में होने वाले विभिन्न बदलावों पर विचार करता। एक दिन वह इसे समझ ही जाता। उसके बर्तन में रखा बत्तख अंततः पक ही जाएगा और वह उड़ नहीं सकता था। इसके बाद जो चीज अधिक परेशानी वाली साबित हुई वह थी द्वितीय श्रेणी की संरचनाएं। उन्हें कई और द्वितीय श्रेणी की संरचनाएं ढूंढने, उन्हें सीखने और उन्हें आरक्षित के रूप में रखने की आवश्यकता थी। तोंगशियान शहर के अंदर शायद ही कोई द्वितीय श्रेणी संरचना आरेख थे। महुआ ने वर्तमान में जिन द्वितीय श्रेणी संरचनाओं में महारत हासिल की थी वे केवल 10 धारियों वाली द्वितीय श्रेणी की उज्ज्वल अग्नि संरचना और 11 धारियों वाली द्वितीय श्रेणी की कांटेदार संरचना थी। उन्होंने इन दोनों संरचनाओं को पूर्णता के बिंदु तक खींचा था। यह आदर्श होगा यदि उसे कोई अधिक चुनौतीपूर्ण द्वितीय श्रेणी की संरचना मिल जाए। इसे सीखने के बाद वह कुछ द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक स्याही प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है और दिव्य चेतना नियंत्रण स्याही की तकनीक से रचना में आधार तैयार करना का परीक्षण कर सकता है। वह देखना चाहता था कि उसकी वर्तमान सीमा क्या है। दिव्य चेतना नियंत्रण स्याही की इस तकनीक के माध्यम से वह किस स्तर की संरचना प्राप्त कर सकता है। महुआ के लिए द्वितीय श्रेणी का गठन प्राप्त करने का एकमात्र तरीका, जैसा कि अब लग रहा था, 5 तत्व गठन प्रवाह मानचित्र के 5 तत्व स्रोत पैटर्न से था। इस स्रोत पैटर्न को महुआ जब भी मौका पाता समझ लेता, लेकिन अब तक उसने जो सबसे अच्छा फॉर्मेशन प्राप्त किया था वह द्वितीय श्रेणी के 11 पैटर्न 5 तत्व फॉर्मेशन था। उनकी दिव्य इंद्रिय 14 पैटर्न में रूपांतरित हो गई थी। दूसरे शब्दों में उसकी सीमा 14 पैटर्न होनी चाहिए। महुआ थोड़ा असंतुष्ट महसूस किया। चाहे उसकी किस्मत कितनी भी खराब रही हो या वह कितना भी निराश रहा हो, इतने समय के बाद उसे एक अच्छे द्वितीय श्रेणी के फॉर्मेशन को रिवर्स इंजीनियर करने में सक्षम होना चाहिए था। बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 12 पट्टी वाला ही काफी होगा। महुआ ने एक और प्रयास करने का निर्णय लिया। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए गूढ़ अर्थ निकालने से पहले महुआ ने धूप बत्ती जलाए और अपने हाथ भी धोए और मन ही मन ये जप किया। द्वितीय श्रेणी का गठन, द्वितीय श्रेणी का गठन, द्वितीय श्रेणी का गठन। 12 पट्टियां, 12 पट्टियां, 12 पट्टियां। मंत्रोच्चार के बाद महुआ ने गणना शुरू की। स्रोत पैटर्न के ऊपर रहस्यमय परिवर्तन हुए। एक एक करके पैटर्न को डिक्रिप्ट किया गया और एक के बाद एक संरचनाओं को तार्किक रूप से निकाला गया। एक अनंत काल के बाद अंततः महुआ की आंखों के सामने प्रकाश की एक चमक दिखाई दी। स्रोत पैटर्न से एक संरचना आरेख उभरा जो अन्य आरेखों से स्पष्ट रूप से भिन्न था, लाल चमक के साथ चमक रहा था और अधिक आकर्षक था। महुआ की सांस रुक गई और उसने ध्यान से देखा। यह एक ऐसी संरचना थी जिससे वह बहुत परिचित थे, फिर भी यह रहस्यमय रूप से जटिल और कुछ हद तक अपरिचित थी। पृथ्वी अग्नि संरचना, द्वितीय श्रेणी।